यह लड़का किंगडम के सबसे डेडली वॉरियर्स में से एक है और अभी वो एक ऐसे बच्चे का गार्ड बनकर खड़ा है जिसे टर्मिनल इलनेस है, जिसके बॉडी में माना नाम की चीज तक नहीं है। जिस पर जब बच्चा कमरे से जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश करता है तब वॉरियर अपनी किलिंग ऑरा छोड़ देता है, वही ऑरा जिससे उसके वर्स्ट एनिमीज तक डर से कांपते हैं। जिस पर भी बच्चा आराम से उसके अंदर से होकर निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? मैंशन का सबसे रिस्पेक्टेड वॉरियर एक बच्चे को रोकने में फेल कैसे हो गया है? वो बच्चा काइल सुल्टन है, जो जन्म से ही मरने के लिए डेस्टिन्ड है। इस दुनिया में माना पानी जैसा है और जिंदा रहने के लिए हर इंसान को इसकी जरूरत है। काइल के अंदर माना की कमी है, जिस वजह से वो 20 साल का होने से पहले मर जाएगा। लेकिन जिस पर कोई नहीं जानता वो ये है कि ये बच्चा उस टॉप 1 प्लेयर का रीइंकार्नेशन है जिसने गेम के अंदर पूरे 10 साल बिताए थे। ऐसा इंसान जो इस दुनिया का हर सीक्रेट जानता है, काइल की फेट तक। उसे पता है वो अपनी बीमारी से नहीं मरेगा बल्कि अपने ही टेरिटरी में होने वाली रिबेलियन के मॉन्स्टर्स से मरेगा, और उस रिबेलियन को शुरू करेगा उसका खुद का भाई एडोल्फ। काइल किंगडम की सबसे रिस्पेक्टेड स्वॉर्ड्समैन फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसके पास स्वॉर्ड चलाने का बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। जिस पर प्लेयर होने के बावजूद, स्टोरी का हर सच जानने के बाद भी उसे समझ नहीं आता कि फेट कैसे बदले। जिसके जवाब में वो धीरे धीरे अपना मेंटल कंट्रोल खोने लगता है और अपना सारा गुस्सा मेड्स पर निकालता है। आखिर उसके फादर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो उसे कमरे में लॉक कर देता है, क्योंकि बिना स्वॉर्ड टैलेंट, बिना मैजिक और सर्वाइवल का कोई रियल चांस नहीं, फिर भी कमरे में बंद रहना पड़ रहा है। हाँ, इस बार यूनिवर्स ने सच में पर्सनल ले लिया है, जिस पर जब उसकी फेट पहले से तय है तभी उसके पीछे एक लाइट प्रकट होती है जिसके चारों तरफ कई ग्लोइंग मैजिक ऑर्ब्स तैर रहे होते हैं। वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि गेम में उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। क्या करे समझ नहीं आता, तो वो हाथ बढ़ाकर एक ऑर्बी को छू देता है, जिस पर अचानक कई सिस्टम नोटिफिकेशंस सामने आ जाते हैं और उसका गेम प्रोफाइल खुल जाता है। वो ऐसे टैलेंट्स डिस्कवर करता है जिनके बारे में उसने कभी सुना तक नहीं था, क्योंकि उसने सालों उस गेम में बिताए हैं। इसलिए उसे नॉलेज, सीक्रेट्स और आने वाली कैटास्ट्रफीज तक का पता है। उसके पास हिस्ट्री का सबसे पावरफुल मेज बनने के लिए सब कुछ मौजूद है। इसके बाद अब वो ट्रेनिंग शुरू करता है, माना को शेप देकर शार्प एनर्जी ब्लास्ट्स बनाता है और सीधा दीवार पर फायर करता है। धीरे धीरे एनर्जी उसके ब्लॉक्ड चैनल्स में फ्लो होने लगती है और वही बीमारी जो उसे 20 साल में मारने वाली थी वाइप आउट होने लगती है और फिर आखिरकार वो फ्री हो जाता है। उधर पैलेस की किचन में जियल नाम की एक लड़की यंग मास्टर के लिए खाना लेकर जाने की कोशिश करती है। बाकी मेड्स काइल को सर्व करने से मना कर देती हैं, उसके बिहेवियर के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए। जिस पर जब जियल फिर भी अपना काम करने जाती है तभी उसकी कोवर्कर प्लेट उसके हाथ से गिरा देती है और उसे मार देती है। जिस पर तभी रिस्पेक्टेड नोबल लेयन वहां आ जाता है और ऑर्डर देता है कि खाना दोबारा बनाया जाए और डिलीवर किया जाए। इधर काइल अपने कमरे में बैठा सोच रहा है कि इन दो नए टैलेंट से मार्किस फैमिली की फेट कैसे बदली जाए। तभी जब जियल गर्म खाना लेकर उसके कमरे में पहुंचती है, काइल अपनी इनसाइट एबिलिटी यूज करता है और पता लगाता है कि उसके पास मल्टीपल टैलेंट्स हैं, जिसे देखकर वो और भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके पास टॉप टियर टैलेंट भी है। तभी 1 साल पुरानी मेमोरी अनलॉक होती है। उसे पता चलता है कि जियल को काइल ने ऑक्शन में सिर्फ $2 में खरीदा था और बाद में उसने उसे स्लेवरी से फ्री कर दिया था, उसे उसकी फ्रीडम दे दी थी। जिस पर फ्रीडम मिलने से भावुक होकर लड़की ने प्रॉमिस किया था कि वो जहां भी जाएगा उसका साथ देगी। अब काइल समझता है कि वो कितनी वैल्यूबल है। ओरिजिनल गेम में जियल नाम का कोई कैरेक्टर था ही नहीं, क्योंकि प्लेयर्स से मिलने से पहले ही रिबेलियन में उसकी मौत हो गई थी। इसीलिए काइल फैसला करता है कि वो ये बदल देगा और उसे उसका टैलेंट यूज करना सिखाएगा। यह सुनकर जियल खुश हो जाती है और उसके लिए उसका अफेक्शन और बढ़ जाता है। कुछ दिन बाद काइल को कमरे से बाहर निकलने की परमिशन मिलती है ताकि वो बाहर की माना पार्टिकल्स अब्सॉर्ब कर सके। लैन काइल पर किलिंग इंटेंट यूज करने की पनिशमेंट चाहता है, लेकिन काइल उसे माफ कर देता है और कहता है इसकी जरूरत नहीं है। जिस पर लेयन अपने मास्टर को बताने जाता है और दोनों के बीच बहस होने लगती है कि ये लड़का एक एक्सपीरियंस्ड वॉरियर के अगेंस्ट रेजिस्ट कैसे कर पाया। फिर लेयन काइल से बात करने जाता है, लेकिन वो मेडिटेशन में बैठा है, बिल्कुल बुधा जैसा दिख रहा है। जिस पर वो काइल के फादर को जाकर बताता है कि वो 6 घंटे से लगातार मेडिटेट कर रहा है। यह सुनकर बूढ़ा आदमी पुराने दिन याद करता है जब ट्रेनिंग के दौरान काइल 10 मिनट भी टिक नहीं पाता था और अब 6 घंटे से बैठा है। इसका मतलब इस लड़के में कुछ तो अलग है। अगले दिन काइल उठता है और उसके बॉडी से माना बह रहा है। वो उस माना को पूरे बॉडी में फैलाने की कोशिश करता है, उसे आगे पुश करता है, हर बैरियर तोड़ता हुआ आखिर उसके हार्ट तक पहुंच जाता है और उसी के साथ वो मैजिक यूज करने के लायक बन जाता है। इस दुनिया में मैजिक यूज करने के लिए हार्ट के अंदर मैजिक सर्कल बनाना पड़ता है और इसी गोल के साथ वो फैमिली की लाइब्रेरी में चला जाता है। वहां की इंचार्ज वुमन उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने उसे पहले कभी वहां नहीं देखा है। वो पूछने लगती है क्या हुआ, लेकिन काइल हर शेल्फ खंगालने लगता है
एक एक करके किताबें खोलता जाता है, मैजिक सर्कल बनाने की जानकारी ढूंढते हुए। काफी देर लाइब्रेरी तहस नहस करने के बाद जब उसे मैजिक की इंट्रोडक्टरी बुक मिलती है, उसे पढ़कर उसे पता चलता है कि लैंग्वेज पूरी तरह अलग है जो वो जानता ही नहीं है। जिस पर तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि उसकी स्पिरिट विजन एबिलिटी एक्टिवेट हो गई है। इस एबिलिटी की मदद से वो बुक को उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेता है जिसे वो सच में समझ सकता है। ट्रांसलेशन कंप्लीट होते ही उसे आखिरकार मैजिक सीखने का मौका मिलता है, जिसके बाद वहां जरूरत से ज्यादा रुकने की कोई नीड नहीं है। कुछ ही सेकंड्स में लड़का कई किताबें खत्म कर देता है और भी बिगिनर टाइटल्स मांगता है। स्मार्ट बनते हुए वो डिसाइड करता है कि सारी बुक्स रेंट करके पैलेस के अपने रूम में ले जाएगा। ये रिक्वेस्ट का लास्ट बैच होता है और इससे पूरा कमरा पेपर्स से भर जाता है। ये देखकर ब्लॉन्ड गाय पूछता है सब ठीक है या नहीं, क्योंकि उसने बच्चे को पहले कभी पढ़ते नहीं देखा है। जिस पर रेडहेड काफी ज्यादा वरीड हो जाती है। एक साथ इतनी सारी रिक्वेस्ट्स बहुत ज्यादा हैं और उसे डर लगता है कि कुछ ट्रेजेडी होने वाला है, क्योंकि पहले लड़का रीडिंग से नफरत करता था और अब अचानक इंटरेस्ट दिखा रहा है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। जब वॉरियर बच्चे को बेसिक मैजिक प्रिंसिपल्स पढ़ते देखता है तब उसे उसकी माना इलनेस याद आती है। लड़का स्मार्ट होने की वजह से पहले ही समझ जाता है कि आदमी क्या कहने वाला है और बोलता है कि मैजिक सीखना मुश्किल है। और वो सही भी है, क्योंकि उस घर में हर कोई सोच रहा है कि बच्चा अभी जो कर रहा है वो बहुत बिजार है। वो फैमिली का इनफेमस किड है, इसलिए कभी कभी अजीब बिहेव करे तो किसी को सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन उसे अपनी बात याद है, वो कम उम्र में मरना नहीं चाहता और उसे कोशिश करनी है, उसे हर चीज ट्राई करनी है। मोटिवेटेड होकर वो कहता है कि वो इस कर्स्ड कंडीशन को खत्म करने के लिए जो कर सकता है करेगा। इसलिए उसका प्लान है थोड़ी देर लेटकर रेस्ट करते हुए जितना हो सके उतना पढ़े। वॉरियर को अब जो यंग लॉर्ड दिख रहा है वो पहले से बिल्कुल अलग है। उसे वो समय याद आता है जब फेंसिंग क्लास के बाद बच्चा रो रहा था, क्योंकि उसके फादर ने कहा था कि उसे उसके जैसा वीक लड़का नहीं चाहिए। वो तब बस एक वीक और वाइनी किड था जो कोई प्रॉब्लम हैंडल नहीं कर पाता था। अचानक एमसी नोटिस करता है कि उसके फ्रेंड का स्टेटस बदलकर फेवरेट हो गया है, यानी अब दोनों पहले से ज्यादा क्लोज हो रहे हैं और गार्ड बाहर खड़ा रहता है ताकि बीच में इंटरफियर न करे। उनके बीच चीजें बदल रही हैं, शायद इसलिए क्योंकि उसने पढ़ाई शुरू की है। शायद इस दुनिया में ढेर सारी किताबें एक साथ पढ़ना परसिस्टेंस माना जाता है। अब गार्ड के जाने के बाद लड़का आखिरकार अपनी बुक्स के पहाड़ के साथ अकेला है। अब वो इनसाइड मैजिक यूज करके सच में रीडिंग शुरू करता है जैसे मैजिक हो। सारी किताबें एक साथ डिकोड होने लगती हैं, वो भी इंसेनली फास्ट स्पीड से। उसकी स्किल की स्पीड क्रेजी है, नॉर्मल रीडिंग से 12 गुना तेज। इसके साथ साथ मुश्किल पार्ट्स अलग फोल्डर में सेव होते जाते हैं। धीरे धीरे सर्कल बनाने के प्रिंसिपल्स डिजिटाइज्ड होकर डेटाबेस में स्टोर होने लगते हैं। जैसे जैसे किताबें डिकोड होती हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। अब डिकोडेड डेटा यूज करके उसका प्लान मैजिक सर्कल क्रिएट करना है। बेसिक्स समझने के बाद वो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर लेता है। गोल्डन पाथ के अलोंग माना को गाइड करते हुए वो आखिर वो बना लेता है जो चाहता है। पूरी कंसंट्रेशन लगाकर वो अपनी ब्लू पावर से चेस्ट में मैजिक को मूव करता है। प्रोसेस दर्दनाक है, जैसे उसका हार्ट जलने वाला है, फिर भी उसे एंड तक होल्ड करना है, वरना माना उल्टा बॉडी में सर्ज होकर ऑर्गन्स को डैमेज कर देगा। जिस पर मैजिक कंट्रोल से बाहर होने लगता है और बुक्स कमरे में उड़ने लगती हैं, जबकि वो थोड़ी देर और टिके रहने की कोशिश करता है। बहुत एफर्ट के बाद वो अपना पहला माना सर्कल बना लेता है, जिससे ब्लॉक्ड माना चैनल्स कमजोर हो जाते हैं। अब माना बॉडी में फंसा नहीं रहता, बल्कि पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर बाहर फ्लो होने लगता है। वो खुश हो जाता है कि उसने अपना गोल अचीव कर लिया और अब मैजिक फ्रीली यूज कर सकता है। तभी उसे एहसास होता है कि सुबह हो चुकी है और उसने पूरी रात यही करते हुए निकाल दी, बिना नोटिस किए। उसे सोचने का भी टाइम नहीं मिलता कि उसका फ्रेंड नाराज होगा, क्योंकि वो तुरंत बेहोश हो जाता है। अगली सुबह लड़की ब्रेकफास्ट लेकर आती है और उसे फ्लोर पर अनकॉन्शियस पाती है। वो शॉक हो जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, साथ ही कमरे में बिखरी किताबों को देखकर समझने की कोशिश करती है क्या हुआ है। सिर्फ एक रात में एमसी ने कई दिनों से जमा किया सारा माना उस सर्कल को बनाने में यूज कर दिया और अब उसकी लाइफ में मेज के रूप में एक बिल्कुल नया फेज शुरू हो गया है। चैप्टर 7। किचन में मेड खुशी से डिलिशियस खाना बना रही है, क्योंकि पिछली बार उसकी तारीफ हुई थी और उसके मास्टर खुश हुए थे। इस बार बाकी लड़कियां खुद डिश डिलीवर करना चाहती हैं, लेकिन अचानक वो अपना टोन बदल देती हैं और कहती हैं कि लड़का उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अब मास्टर की पर्सनालिटी बेहतर होने के बाद उन्हें पुराने एग्रीमेंट पर लौटना चाहिए। लड़की कहती है अगर काम से कोई कंप्लेंट है तो एमसी से बात कर लो, जिस पर वो सबको इग्नोर करके चली जाती है और उनके पास कुछ कहने को नहीं बचता। जाते जाते जेलस लड़की बोलती है कि वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उधर बेड पर लड़का सीजन्ड मीट्स का मील एंजॉय कर रहा है। रेसिपी पिछली बार से ट्वीक की गई है और हर दिन टेस्टी होती जा रही है, क्योंकि वो रोज हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है। इसलिए उसने हेड शेफ से कुछ और रेसिपीज भी सीख ली हैं। इसके बाद लड़का स्पिरिट मैजिक के बारे में जानना चाहता है। शुरुआत के लिए उसे उस स्टाइल की इंट्रो बुक चाहिए
और लड़की काफी स्मार्ट है, उसने बिना किसी मैजिकल हेल्प के आधा मटेरियल पहले ही पढ़ लिया है। जो उसने पढ़ा है उससे लगता है वो मेहनती फैमिली से आती है और धीरे धीरे सीखती है। अपनी एज के हिसाब से टैलेंटेड है, लेकिन अभी भी काफी नहीं है। बुक बंद करते हुए वो कहता है कि अभी उसके पास टाइम नहीं है और ज्यादा सीखने के लिए उसे पहले और स्ट्रांग बनना पड़ेगा। 2 महीनों में फैमिली सक्सेशन सेरेमनी होने वाली है और उसी दिन कुछ बड़ा होने वाला है, जिस पर सेकंड सन अडोल्फ के लीड में एक कू होगा जो मारिस फैमिली को गिरा देगा। अगर रिबेलियन में मरना नहीं है तो सबको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, खासकर उसे। अब से वो ऑर्डर देता है कि किचन का काम कोई और संभाले और वो अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करे, लेकिन वो कहती है कि वो दोनों काम मेहनत से करेगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके मास्टर की सेवा कोई और करे। रोते हुए वो रिक्वेस्ट करती है कि उसे ये काम छोड़ने को मत कहा जाए और वो खुद ही करती रहे। यह देखकर यंग मैन समझ जाता है कि वो ऐसा क्यों कह रही है। उसका परिवार टूट चुका है और वो नोबल से एक रात में स्लेव बन गई थी। उसका दूसरे कॉन्टिनेंट्स में रहने वाले फैमिली से कांटेक्ट भी खत्म हो गया। उसे पता तक नहीं वो जिंदा है या नहीं। अब जाकर उसकी लाइफ थोड़ी स्टेबल लगने लगी है और स्पिरिट मैजिक पढ़ने की बात सुनकर वो डिस्टर्ब हो गई है। उसे लगता है अगर उसने काम ठीक से नहीं किया तो उसे मैंशन से निकाल दिया जाएगा, जिस पर वो उसे भरोसा दिलाता है कि वही वो इंसान है जिस पर वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है। वो कहता है कि वो अपने लोगों को कभी अबैंडन नहीं करता और हमेशा प्रोटेक्ट करता है, और बिना किसी जरूरी रीजन के उसने उसे ये पढ़ने को नहीं कहा है। उसकी स्किल्स इतनी केयरफुल और अच्छी हैं कि अगर वो मेहनत जारी रखे तो हेड मेड तक प्रमोट हो सकती है। लेकिन मैंशन में ऐसे कई वर्कर्स हैं जो किसी भी समय उसकी जगह ले सकते हैं। फिर वो पूछता है कि अगर वो इस आर्ट की ट्रेनिंग करे तो क्या होगा। इस बारे में वो क्यूरियस है या नहीं। इस तरह की एबिलिटी वाले मेजेस दुनिया में बहुत रेयर और बेहद रिस्पेक्टेड होते हैं। अगर वो पढ़ेगी तो अमेजिंग मेज बनेगी और हर कोई उसका रिस्पेक्ट करेगा, और तब तक इस फील्ड में कोई भी एनपीसी उसे रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ये सुनकर वो खुद भी श्योर नहीं होती कि वो कर पाएगी या नहीं, जिस पर वो उसे बुक्स देता है और कहता है वो ग्रेटेस्ट बनेगी। वो उसे हग करके गिफ्ट एक्सेप्ट करती है, अपने लॉर्ड पर भरोसा करती है और डिसाइड करती है कि वो अपना सब कुछ लगा देगी। अब उनका रिलेशनशिप और बढ़कर 60 हो जाता है। इसके बाद उसे मास्टर की पर्सनल मेड बना दिया जाता है ताकि दोनों साथ पढ़ सकें। लड़के की पर्सनल नीड संभालते हुए उसे एक प्राइवेट रूम भी मिल जाता है। अब वही उसका नया स्पेस है जहां वो शांति से स्टडी और ट्रेनिंग कर सकती है। ये सिक्योरिटी के लिए भी बेहतर है और उसे जेल हाउस गर्ल्स की टेंशन नहीं रहती। उसे ये पसंद आता है क्योंकि अब वो अपने लॉर्ड के रूम के काफी करीब है। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो उन्हें सरवाइव करना है। जब वो अपने रूम में पढ़ती है तब वो लड़के को गार्डन में घूमते हुए देखती रहती है। हर मुलाकात में दोनों एक दूसरे के और करीब आते हैं और उनका रिलेशन बेहतर होता जाता है। कुछ समय बाद वॉरियर को अर्जेंट न्यूज सुननी पड़ती है। ये ग्रेट लॉर्ड एडोल्फ के बारे में होती है, जिसे पता चला है कि उसका छोटा भाई बदल गया है। वो हाल में काफी स्ट्रांग हो गया है और रोज ट्रेनिंग कर रहा है। मैजिक स्टडीज के साथ उसकी पर्सनालिटी भी बेहतर हो गई है और अब वो एननोइंग नहीं रहा। ये समझकर कि उसका भाई मैच्योर हो गया है, वो बड़े भाई की तरह मिलने आने का सोचता है। चैप्टर 8। लड़के की सुबह की वॉक में हमेशा फ्रेंड से मिलने का मोमेंट होता है। इस बार वो किसी छिपी जगह जाने की प्लानिंग करता है। वो कहता है ये सब एक मैजिक एक्सपेरिमेंट के लिए है। दोनों किंगडम टेरिटरी के बाहर घने पेड़ों से ढकी जगह पर जाते हैं। जब वो ट्रेनिंग करता है तब उसका फ्रेंड ध्यान रखता है कि कोई पास ना आए ताकि उनका सीक्रेट बाहर ना जाए। ब्लॉन्ड गाय वरीड दिखता है क्योंकि बीमारी में उसे ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब का लॉर्ड काइल अलग है और एनर्जी कंट्रोल कर सकता है। वो सामने के पेड़ पर पावरफुल मैजिक मिसाइल फायर करता है। एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता है कि दोनों उसकी पावर और टैलेंट देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। अटैक पेड़ को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे टेस्ट सक्सेसफुल साबित होता है। आवाज इतनी लाउड थी कि मैंशन तक जा सकती थी, लेकिन ऑरा ने साउंड दबा दिया। ब्लॉन्ड गाय के क्विक रिफ्लेक्सेस सही समय पर काम आते हैं और सीक्रेट बच जाता है। काई बताता है कि उसने कुछ दिन पहले बोरोड बुक की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके पहला मैजिक सर्कल बनाया था और ऑरा की मदद से उसने अपनी बीमारी को ओवरकम कर लिया जो उसे रोज परेशान करती थी। मुस्कुराते हुए मैजिक दिखाकर वो कहता है कि वो कम उम्र में मरने वाला नहीं है। अब आदमी समझता है कि पिछले कुछ दिनों से उसके फ्रेंड में अलग क्या लग रहा था। वो अपने छोटे भाई को दिमाग से खुद को हील करने पर कंग्रेचुलेट करता है। उनका रिलेशनशिप और बेहतर हो जाता है, जैसे परसिवियरेंस का रिस्पेक्ट करने वालों में होता है। लेकिन वो मैजिक मिसाइल सिर्फ फर्स्ट सर्कल का है और इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए था, किसी ब्रूट के पंच जितना भी नहीं। अजीब बात यह है कि उसकी पावर 4th लेवल सर्कल जैसी फील होती है। ये क्रेजी है कि बिगिनर मेज होते हुए उसने 4th रैंक एबिलिटी अनलॉक कर ली। शायद वो प्रोडिजी है जिसे पहले नोटिस नहीं किया गया। अपनी स्किल की वजह से उसने लाइब्रेरी की सारी बुक्स पढ़ ली और मंथ्स की स्टडी बचा ली, जिससे फर्स्ट सर्कल जल्दी बना लिया। स्टडी करते समय एक सवाल आता है, मैजिक ओरिजिनल गेम से अलग क्यों है? यहाँ पहले रिचुअल ड्रॉ करना पड़ता है, फिर टफ इक्वेशन सॉल्व करके स्पेल एक्टिवेट होता है। गेम में मैजिक बहुत सिंपल था, सिंबल बनाओ और माना एक्टिवेट हो जाता था। लेकिन उसका मैजिक यूजर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। यही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी अपनी रियल पहचान रिवील करने का समय नहीं है। तो
वो अपने फ्रेंड से कहता है कि ये बात सिर्फ उन दोनों के बीच सीक्रेट रहे, लेकिन जिस तरीके से लड़का ये कहता है उससे उनका रिलेशन थोड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि आदमी को ऐसी बातें पसंद नहीं आती हैं। असल रीजन ये है कि वो नहीं चाहता कोई उसकी स्ट्रेंथ के बारे में जाने, और उसे याद है 2 महीनों में रिबेलियन होने वाली है। यह सुनकर ब्लॉन्ड गाय सक्सेशन सेरेमनी याद करके घबरा जाता है। ट्रेडिशनली फैमिली सक्सेसर को कॉम्पिटेंस के आधार पर चुनती है, साथ ही पर्सनैलिटी, स्वॉट टैलेंट और कई फैक्टर्स भी देखे जाते हैं, जिसके आधार पर सबको जज किया जाता है और फिर सबसे प्रॉमिसिंग हेयर चुना जाता है। अभी 2 मेन कंटेंडर्स हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है। एक एल्डेस्ट सन ग्रेट एबल है और दूसरा सेकंड सन क्रूअल और कैलकुलेटिंग एडोल्फ है। एल्डेस्ट मारिस का लेजिटिमेट बेटा है और सबसे फेमस कैंडिडेट है। वो नेचर से काइंड है और बचपन से ट्रेंड होने की वजह से उसकी सोर्ड स्किल्स एक्सीलेंट हैं। दूसरी तरफ एडोल्फ भी लेजिटिमेट है, लेकिन भाई ज्यादा टैलेंटेड होने के कारण उसे इग्नोर किया गया था। पर बड़े होते होते उसकी एबिलिटीज अचानक बढ़ गईं और उसके कई सपोर्टर्स बन गए। सच कहें तो उसमें गैंग लीडर जैसी वाइब्स आती हैं। जब दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे पर सटल टॉन्ट्स मारते हैं, जैसे सामने वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता। गोल्डन नाइट बोलता है कि वो इतना खोया हुआ था कि उन्हें आते नोटिस नहीं किया, लेकिन ये एक्सक्यूज मानना मुश्किल है क्योंकि 5 साल की उम्र से उसकी ऑरा स्ट्रांग है। ये बस बचपन की छोटी सी कहानी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उधर मिडिल ब्रदर ने 15 साल की उम्र में ऑरा अवेकन किया, जो काफी लेट है। इस दुनिया में कुछ लोग लेट ब्लूमर्स होते हैं और देर से मैजिकल ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अचानक क्रूअल गाय के फॉलोअर्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है। यह देखकर वो नाराज हो जाता है क्योंकि वो अपने फादर के हाउस होल्ड रूल्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। फ्रेंडली टोन में एबल कहता है कि उसके भाई के सबऑर्डिनेट्स अच्छे ट्रेंड हैं और पोटेंशियल एयर की सेवा के लायक हैं, जिस पर टेंशन और बढ़ जाती है क्योंकि मिडिल ब्रदर कहता है कि वो अभी हंस लें, ज्यादा देर तक नहीं हंस पाएंगे। जब वो जाता है तो उसकी आखिरी बात सस्पिशियस लगती है और माहौल अनईजी हो जाता है। खाना खाते समय एमसी 2 महीने बाद होने वाली सेरेमनी को लेकर वरीड रहता है। इस टेरिटरी में फर्स्ट बॉर्न सब कुछ इनहेरिट करने का रूल फॉलो नहीं होता, बल्कि एयर चूज किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया स्ट्रेंथ और रैंकिंग है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, यंग मास्टर। बीमारी की वजह से उसे शुरुआत से सक्सेशन से बाहर कर दिया गया था। उसके अलावा तीसरा बड़ा भाई ड्यूक भी इन स्कीम्स में शामिल नहीं हो सकता, इसलिए अब मामला सिर्फ एबल और अडोल्फ पर आकर टिकता है। सेरेमनी में ज्यादा समय नहीं बचा और उससे पहले कोई बड़ा मूव नहीं होगा, और अगर एमसी की पावर्स डिस्कवर हो गई तो क्या होगा कोई नहीं जानता। फ्यूचर में 2 ही रिएक्शंस हो सकते हैं, या तो उसे एलाय बनाने की कोशिश होगी या जितनी जल्दी हो सके उसे खत्म करने की कोशिश होगी। हिस्ट्री में सक्सेशन स्ट्रगल्स के दौरान ब्लड बाथ भी हुए हैं। गेम लोर के हिसाब से मिडिल ब्रदर हीरो को जरूर हटाने की कोशिश करेगा। शुरू से ही वो पूरी फैमिली को खत्म कर खुद रूल करने की प्लानिंग कर रहा था, इसलिए अभी एमसी का गोल अपनी इलनेस खत्म करना और अच्छे लोगों से अलायंसेस बनाना है। उसके सामने लियोन समझता है कि मेजर्स को खुद को बचाने के लिए अपनी एबिलिटीज छुपानी पड़ती हैं, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वो फैमिली हेड को उसकी पावर्स जरूर रिपोर्ट करेगा। अभी वॉरियर यंग मास्टर की जगह मार्की के प्रति लॉयल्टी रखता है, लेकिन हीरो अपने फ्रेंड के लिए कुछ करने की सोचता है। यह सुनकर ब्लॉन्ड गाय वरीड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता एमसी सच में मेज बनने को सीरियस ले रहा है या नहीं। उसे पता है अगर फादर को पता चला कि उसका सबसे छोटा बेटा स्ट्रांग हो रहा है तो वो प्राउड महसूस करेगा। इस कॉन्वर्सेशन से उनका रिलेशनशिप काफी इंप्रूव होता है और एमसी को पता चलता है साथ खाना खाने से कैरेक्टर्स का रिलेशन बढ़ता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब से वो रोज साथ खाना खाएंगे। रात होते ही बच्चा बिना रुके रिचुअल्स पढ़ता रहता है। अगर वो उन्हें मैजिक से एक्टिवेट करे तो बहुत फास्ट पावर गेन कर सकता है, बेहद फास्ट। लेकिन उसे समझ नहीं आता गेम का मेथड उसे इतना स्ट्रांग क्यों बना रहा है। किसी पॉइंट पर उसे अपनी पावर्स दूसरों को दिखानी ही होंगी। इस दुनिया में माना एक्टिवेशन स्लो है और मास्टर करना मुश्किल है। अपनी पावर को प्रिसाइज कंट्रोल करने के लिए वो कुछ मेथड सोचने लगता है। कुछ एडवांटेजेस और स्ट्रैटेजीज मिलाकर वो काफी पावर हासिल कर सकता है। प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत डेंजरस है और कभी भी मैजिकल एक्सप्लोजन हो सकता है। फिर भी वो कोशिश जारी रखता है क्योंकि उसे पता है ये इम्पॉसिबल नहीं है। रिस्क बड़ा है लेकिन रिवॉर्ड भी बड़ा है, और लाइफ में कभी खतरा ना उठाए तो आगे नहीं बढ़ सकता। अचानक उसके बॉडी से मन तेजी से बाहर निकलने लगता है। कमरे में स्पाइक्स आने लगते हैं। सिचुएशन डेंजरस हो जाती है और उसे एक्सप्लोजन वार्निंग्स मिलने लगती हैं। इसके बावजूद वो प्लान पर टिकता है, सीक्वेंसेस एनालाइज करके एक्टिवेट करता है और पाथवेज कंबाइन कर देता है जिससे सीरियस डैमेज हो सकता है। अपने कमरे के अंदर वो एक बिल्कुल नया मैजिक क्रिएट कर देता है, कुछ नया और बहुत पावरफुल। इस बार वो एक्टिवेशन कंबाइन करके मैजिक मिसाइल बना लेता है। अब प्रोसेस की फाउंडेशन तैयार है और वो और ज्यादा पावर हासिल करना चाहता है, लेकिन तभी खतरा रियल बन जाता है और एक्सप्लोजन्स अटेंशन खींच लेते हैं। उसी समय एक मेड वहां से गुजरती है, वरीड होकर ये चेक करने के लिए कि उसका मास्टर ठीक है या नहीं। खुशकिस्मती से लड़का ठीक रहता है, लेकिन कमरे की दीवार में अब एक बड़ा होल बन गया है, जिस पर साफ समझ आता है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट घर के बाहर करना ज्यादा स्मार्ट प्लान होता। शायद इसलिए बार बार नोटिफिकेशन आते रहते हैं और उसे ट्रेनिंग के लिए एक वर्कशॉप बनानी पड़ेगी। तभी आवाज सुनकर वॉरियर वहां आ जाता है और चौंक जाता है। उधर किचन में सूप का टेस्ट अजीब लगता है, नमक नहीं है, बिल्कुल ब्लैंड और बोरिंग। तभी एक और मेड नोटिस करती है कि सूप वही मेहनती लड़की बना रही है।
वो डेजी है, उसकी दोस्त और बहुत काइंड इंसान। लेकिन लड़की पास आने से डरती है क्योंकि पिछली बार मेड्स के साथ उसका एक्सपीरियंस खराब रहा था। डेजी बाकी से अलग है और उसे सीजनिंग बेहतर करने के टिप्स देती है। वो एक इंग्रेडिएंट के बारे में बताती है जो रिच और टेस्टी फ्लेवर देता है। जब वो सीजनड खाना टेस्ट करती है तो वो खुद हैरान हो जाती है कि कितना अच्छा बन गया। डेजी के काम नेचर को देखकर वो उससे कुकिंग टेक्निक्स सिखाने को कहती है। लकीली उसकी फ्रेंड खुश होकर उसे सिखाने लगती है। दोनों साथ में खाना डिलीवर करने जाती हैं और रास्ते में लॉर्ड के बारे में बात करती हैं। रास्ते में डेजी मानती है कि वो वरीड हो गई थी जब सुना कि उसे सिर्फ अपने लिए मेड चाहिए, लेकिन अब एमसी हाल में ज्यादा ऑनरेबल बिहेव कर रहा है और बुरा इंसान नहीं लगता। इधर पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि डेजी ने अग्रीड के मुताबिक उसकी हालत के बारे में पूछा, क्योंकि येल उसके फ्रेंड की कंडीशन के बारे में कुछ नहीं कहती। डेजी को अच्छे काम और सही डिसीजन के लिए प्रेज मिलता है। उसे लगा था इम्पेशेंट लोग पहले ही कुछ कर देंगे, लेकिन मामला जितना दिखता है उससे लंबा है और इम्पेशेंस मिडिल ब्रदर पर बिल्कुल सूट करता है। साफ है वो जल्दी में है ताकि अपनी ईविल प्लानिंग कर सके। अपने ऑफिस में मार्कीज पागल जैसा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके बेटे ने बीमारी पार कर ली। लेऑन रिपोर्ट करता है कि लड़का मैजिक पढ़ रहा है और बिना टैलेंट के फर्स्ट सर्कल तक पहुंच गया है। यह सुनकर फैमिली हेड स्टन्ड रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि ऐसा मिरेकल कैसे हुआ। उसे याद है एमसी पहले बेहद कमजोर था और हमेशा डिप्रेस्ड रहता था। इसी वजह से दोनों अक्सर लड़ते थे और एनमेस की तरह आर्ग्यू करते थे। एक बुरे मोमेंट में लड़का अपने फादर को कहते सुनता है कि वो ऐसा बेटा कभी नहीं चाहता था जो सिर्फ ट्रबल लाए। साफ है आदमी को बाद में ऐसे वर्ड्स पर रिग्रेट हुआ था। उस बीमारी को हराने के लिए एबनॉर्मल मैजिक टैलेंट चाहिए होता है और वो भी 5 साल की उम्र में दिखता है। शायद 13 साल की उम्र में ऐसा होना पहला केस है। अब कोई शक नहीं, काइल ने अपनी प्रॉब्लम पार कर ली है क्योंकि वो मैजिक मैनिपुलेट कर सकता है। ये सच में अनबिलीवेबल मिरेकल है। लेकिन शायद बच्चा अब भी अपने पिता से नाराज होगा, जिस पर वॉरियर बताता है कि ऐसा नहीं है बल्कि उल्टा है। लड़के ने खुद फैमिली हेड से मिलकर बात करने की इच्छा जताई है क्योंकि वो घर में बंद है और बाहर जाने की परमिशन चाहता है। वो इंसिस्ट करता है कि वो 1-on-1 मिलना चाहता है। इससे आदमी समझ जाता है कि दोनों के बीच रिजेंटमेंट नहीं है। यह सुनकर दुखी पिता खुश हो जाता है क्योंकि अब वो अपने बेटे से मिल सकता है। तभी लड़का अच्छे कपड़ों में मारिस से मिलने आ जाता है। चैप्टर 11। वो रिस्पेक्टेड सोर्ड्समैन फैमिली का हेड है जिसने जनरेशन से बॉर्डर को मॉन्स्टर्स से बचाया है। पूरे कॉन्टिनेंट के सिर्फ 5 सोर्ड मास्टर्स में से एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटैगनिस्ट का फादर। उसके पास आते ही लड़के के हाथ बिना वजह कांपने लगते हैं। उसका बॉडी अब भी पुराने रिजेंटमेंट और डर को महसूस करता है। उसे वो ट्रेनिंग याद आती है जब स्वॉर्ड प्रैक्टिस में उसे बार बार डांटा गया था। वो इतना वीक था कि वुडन सोर्ड तक नहीं उठा पाता था। वो बहुत हैवी लगता था। सोर्ड्समैन फैमिली के लिए ये डिसअपॉइंटमेंट था क्योंकि इतना कमजोर बच्चा पहले कभी नहीं हुआ। काफी समय तक वो खुद को यूजलेस महसूस करता रहा क्योंकि स्वॉर्ड नहीं चला सकता था और उसे लगता था उसे छोड़ दिया जाएगा। ये सारी फीलिंग्स एक साथ प्रोटैगनिस्ट पर असर डालती हैं क्योंकि वो सब याद कर लेता है। ये मेमोरी असल बॉडी के ओरिजिनल ओनर प्रिंस की है और सोल्स के जुड़ने से इमोशंस भी जुड़ गए हैं। खुशकिस्मती से अब कंट्रोल में वही कावर्ड नहीं है क्योंकि वो लड़का होने के साथ साथ रियल लाइफ का एडल्ट ली भी है। उसका गोल है साबित करना कि काइल सुल्तारन रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। आखिर दोनों आमने सामने मिलते हैं और अजीब सी साइलेंस छा जाती है। हीरो के पास अपने फादर से कहने के लिए कुछ है। रूल साफ थे, बिना परमिशन वो रूम से बाहर नहीं जा सकता। पढ़ाई की वजह से उसे लाइब्रेरी जाने की इजाजत मिली थी, लेकिन ट्रबल नहीं करना था। हीरो अपने पिता पर भरोसा नहीं करता क्योंकि पहले बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे। फिर भी उसका पिता कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल लोगों में है और डरावना ओपोनेंट है। सिचुएशन टफ है, इसलिए सीधी नेगोशिएशन ही ऑप्शन है। पहले वो गुस्सा हो जाता और जवाब दे देता, लेकिन अब वो मैच्योर दिखता है। उसने पहले ही काफी ट्रबल दिया है और पास्ट उसे सोचने पर मजबूर करता है कि अब चेंज का मौका है। इतने सालों की टकरार के बाद लड़का अपने बिहेवियर के लिए आखिर अपोलोजाइज करता है। इसके साथ स्मार्ट बच्चा मार्की से डील भी करना चाहता है। अब सब जानते हैं कि पहले बीमार रहने वाला बच्चा उस इलनेस को पार कर चुका है जो उसे खत्म कर रही थी। ये सच में बहुत बड़ा मिरेकल है। एक फैंटेसी वर्ल्ड में भी यकीन करना मुश्किल है। प्रोटैगनिस्ट की पावर अनयूजुअल है और वो अलग अलग सर्कल्स को मिक्स करता है, जिस पर वो एक फायरबॉल बनाकर दिखाता है ताकि साबित कर सके कि वो फर्स्ट सर्कल मैज है। वॉरियर की कहानी सुनने के बाद भी फादर को भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखों से देखता है सब बदल जाता है। अब वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि माना अपनी वेन्स में दौड़ता हुआ फील करता है और वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस दुनिया में जो मेज ऐसी बीमारी को पार कर ले उसकी पोटेंशियल इनसेन मानी जाती है। यहाँ एक पावरफुल मेज की कीमत पूरी नाइट्स ऑर्डर के बराबर होती है। भले ही उसकी फैमिली सोर्ड्समैन के लिए जानी जाती है, लेकिन फ्रंट लाइंस में एक स्ट्रांग मेज होना भी बड़ा एडवांटेज है। अगर फैमिली इस प्लान को सपोर्ट करे तो सबको फायदा होगा। एलीट सोर्ड्समैन और एक्सेप्शनल मेजर्स की आर्मी पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे स्ट्रांग बन सकती है। ये डील फैमिली और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद है। उसका टैलेंट इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के लायक है। जिंदगी में जीत ही सब कुछ है और ओमर के प्रॉफिट और ऑनर को सबसे ऊपर मानता है।
फैमिली बॉन्ड की बातों से उसे मनाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो कोल्ड डिसीजंस भी ले सकता है अगर फैमिली का भला हो। लेकिन जब इंटरेस्ट्स मैच हों तो वीक रिलेशनशिप भी कोऑपरेशन बन सकता है। अब दो स्मार्ट एडल्ट्स के बीच फैसला होना है। बूढ़ा आदमी समझ नहीं पाता कि सामने खड़ा लड़का वही पुराना बेटा है या नहीं, क्योंकि वो बच्चे जैसा बिहेव नहीं करता बल्कि ग्रोन अप लगता है। इसलिए वो इतने रेयर टैलेंट में इन्वेस्ट करने की बात मान लेता है। नेगोशिएशन इतनी अच्छी होती है कि लड़का सामने वाले की जरूरत समझकर उसी से बार्गेन करता है और अपनी अथॉरिटी से वही हासिल कर लेता है जो चाहता है। जो बच्चा पहले किताबें जलाता था, उसे ऐसे बात करते देखना अजीब है। जो कभी फैमिली की डिसअपॉइंटमेंट था, अब इंप्रूव होकर वैल्यूएबल बन गया है। अब उसे फंडिंग और स्टडीज के लिए मैजिक स्टोन्स मिलेंगे, लेकिन उसे खुद को प्रूव करना होगा और पिता को डिसअपॉइंट नहीं करना होगा। कुछ दिन बाद उसके फ्रेंड्स उसके कमरे में आते हैं। अब सब पहले से ज्यादा लग्जरियस है और मेजर्स के लिए पर्सनल वर्कशॉप भी है। अंदर वॉल्स में मैजिकल बैरियर लगा है, साथ ही टूल्स, पोशंस और आर्टिफैक्ट्स हर तरह के मौजूद हैं। वॉरियर हैरान रह जाता है क्योंकि ये सब बहुत महंगा पड़ा होगा। लकीली उसका पिता खुशी खुशी सारा खर्चा दे देता है। ये अनएक्सपेक्टेड है कि वो गुस्सैल आदमी अपने बेटे से प्रभावित हो गया। जियल भी सरप्राइज होती है क्योंकि कमरे में स्पिरिट मैजिक फ्रीली यूज करना मुश्किल है, इसलिए उसके फ्रेंड ने अलग स्पेस बना दिया। वहां एंटी वाइब्रेशन डिवाइसेस लगाए गए हैं ताकि वो आराम से प्रैक्टिस कर सके और जब चाहे वर्कशॉप यूज कर सकती है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट चाहता है वो फ्यूचर में उसकी राइट हैंड बने, सिर्फ मेड नहीं, अनप्रेसिडेंटेड स्पिरिट मेज। यह सुनकर वो रोने लगती है क्योंकि वो पहले से ही रोज बिना रेस्ट काम करती है। उसका गोल सब सीखना और यूजफुल बनना है। उनका रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो जाता है और सब ठीक लगता है। अचानक कुछ स्टोन ग्लो करने लगते हैं जिससे लड़की का ध्यान जाता है। स्पिरिट सर्कल रिएक्ट करता है और कंट्रोल से बाहर दिखता है। रियूटल से एक अजीब लाइट निकलती है और एक इनकम्प्लीट स्पिरिट बनता है जो काफी क्यूट है। वो तुरंत मेड से दोस्ती कर लेता है जिसने गलती से उसे समन कर दिया। लगता है वर्कशॉप के पास आने से ही वो समन हो गया। छोटा मैस्कॉट लड़की के टैलेंट से मैच करता है। ये अमेजिंग है क्योंकि ये टेक्निक अलग तरह का मैजिक मांगती है। शायद उसकी इमोशंस ने स्पिरिट स्टोन को रिएक्ट कराया और वो मैस्कॉट बन गया। स्टोनस अभी खरीदे गए थे और तुरंत यूज हो गए। लड़के ने इतनी जल्दी ये होने की उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा ये बीइंग हाई लेवल है और इनसाइट से आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा। छोटा होने के बावजूद इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि ह्यूमन एबिलिटीज से रीड नहीं हो सकती। इसका नाम ऐश है और ये एंशिएंट लाइट स्पिरिट लगता है। ये सुनकर लड़का शॉक हो जाता है। उसे नहीं लगा था इतना क्यूट क्रीचर इतना पावरफुल होगा। एल्डर स्पिरिट्स हाईएस्ट टियर होते हैं और समन करना सबसे मुश्किल है। साइज छोटा है पर ये उसका रियल फॉर्म नहीं है। अगर असली आकार में आए तो पूरा मैंशन गिर जाएगा। वो लड़की से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है ताकि दोनों दोस्त बन सकें। इसके लिए कंपैटिबिलिटी जरूरी है। एल्डर स्पिरिट मान जाता है और रिचुअल शुरू करता है ताकि ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट सील हो सके। मेड भी एग्री करती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। उसे एक एलाई मिल जाता है। होने के बाद उसे अपने नए पेट का नाम रखना होता है। हीरो एक नाम सजेस्ट करता है और वो उसे पिकाचू बुलाने का फैसला करती है। अब उसका नाम पिकाचू है और वो उसे फ्रेंड बनाकर खुश है। टैलेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अच्छे से चल रहा है और सच में काम कर रहा है। कुछ दिन गुजरते हैं और मैंशन में नई सुबह होती है। वॉरियर मानता है कि वो अपने प्रोटेजे पर उतना ध्यान नहीं दे पाया जितना बड़े भाई को देना चाहिए। तभी सामने एडोल्फ खड़ा दिखता है जिससे वो काफी समय बाद मिल रहा है। चैप्टर 13। दोनों भाई बैठकर बात करते हैं और मेड उन्हें सर्व करती है। गैंग लीडर लड़की को पहचान लेता है, वही जो मार्केट में स्लेव के रूप में बेची गई थी। वो उसकी सुंदरता की तारीफ करता है और हंसते हुए कहता है कि आखिर वो मेड बन गई। वो घिनौने अंदाज में कहता है कि लड़की को उसके घर भेज दिया जाए। साफ है वो क्योर्ड इलनेस की खबर सुनकर आया है और शुरुआत से ही बात गलत दिशा में ले जाता है। लेकिन हीरो उसे वहां छोड़ना नहीं चाहता और पूछता है कि सिचुएशन से निकलने के लिए किसी और को चुना जा सकता है क्या। उसे बिल्कुल अलग तरह से बिहेव करना पड़ता है। आखिर में पता चलता है ये बस प्रोवोकेशन है। आदमी सच में किसी और की मेड घर नहीं ले जाएगा। फिर भी लड़का समझ जाता है कि अभी उसे मानना पड़ेगा क्योंकि रिलेशन खराब करने का रिस्क नहीं ले सकता। बच्चा सच में इंप्रूव हुआ है लेकिन उसे अब भी लॉस्ट कॉज समझा जाता है क्योंकि वो यंग वुमेन में ज्यादा इंटरेस्टेड दिखता है। इसलिए गैंग लीडर की प्लानिंग है उसे करप्ट करके डार्कनेस में खींचना। उसका बॉडी काफी रिकवर हो चुका है और रोजमर्रा की जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं रही। वो क्योर हो गया है और हर दिन बेहतर हो रहा है। फिर भी 100% ठीक नहीं है क्योंकि बीमारी पुरानी थी। तब एमसी अपना बनाया स्पेल दिखाता है जो ओरिजिनल से ज्यादा स्ट्रांग है। यह देखकर स्कीमर इंटरेस्टेड हो जाता है क्योंकि उसे नए मैजिक बनाने का आइडिया पसंद है। पीक पर न होते हुए भी वो तेजी से ग्रो कर रहा है। हालांकि वो फर्स्ट सर्कल स्टूडेंट है, फिर भी लॉर्ड का बिहेवियर काफी बदल गया है और स्किल्स रोज इंप्रूव हो रही हैं। मेड की खबर एग्जैजरेटेड लगती थी लेकिन 13 साल के लिए ये चिंता की बात नहीं। उससे बेहतर है उसे प्रेशर देकर दूसरे काम में इस्तेमाल करना और बाद में हटाना। सीधे वो अपने छोटे भाई से पूछता है कि क्या वो कंपटीशन में उसकी साइड ज्वाइन करना चाहता है। यह सुनकर एमसी भी चौंक जाता है क्योंकि उसे ऐसी चॉइस की उम्मीद नहीं थी। कुछ देर एक दूसरे को देखते हैं
और चीजें स्मार्ट आदमी की प्लानिंग के मुताबिक होती हैं, जिस पर उसे पिता की परमिशन मिल जाएगी और वो ट्रस्ट के लिए धन्यवाद देता है। तभी वॉरियर आता है और एडोल्फ को सेफ ट्रिप की विश करता है। लेऑन को मैनिपुलेट करना मुश्किल है और गेम में अब तक साइड नहीं बदली। एक महान वॉरियर का बेटा एक ब्रैटी किड की रक्षा कर रहा है, ये सोचकर एडोल्फ हंसता है। उसके जाने के बाद माहौल और अजीब हो जाता है। आखिर एमसी भाई के जाने के बाद कमरे में जाता है। वो बताता है कि उसे 5th लीजन के एलाई विस्काउंट जेरोम से डील करना पड़ेगा। फ्रेंड ये सुनकर शॉक्ड होता है कि ये उसकी पहली लॉयल्टी मिशन होगी। वो उसे अकेले नहीं जाने देना चाहता और सबजुगेशन टीम ज्वाइन करने की बात करता है, लेकिन ये क्राइम बॉस का ट्रस्ट जीतने की स्ट्रैटेजी है और वो पिता के एलाइज नहीं ले जा सकता। असल में ये ट्रैप है जिससे असली कॉम्बैट में उसकी यूजफुलनेस टेस्ट होगी। लकीली अब वो अपने बनाए मैजिक से खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। फिर भी वो डिसाइड करता है कि अपनी फुल मैजिकल पोटेंशियल यूज नहीं करेगा। इसके बाद वो दूर जंगल की सेटलमेंट के बारे में पूछता है। टेरिटरी के साउथ में मॉन्स्टर कॉलोनी है और मार्की नियमित सोल्जर्स भेजता है उन्हें हराने। इस बार लॉर्ड का एक पूरा मेज बनकर मिशन पर जाने को तैयार दिखता है। तभी घोड़े से एक आदमी उतरता है, विस्काउंट जेरोम। वो क्राइम बॉस का एलाय है और मिशन में प्रोटैगनिस्ट के साथ रहेगा, क्योंकि ये उसकी पहली रियल फाइट है। उसे केयरफुल रहना है और जरूरत पर प्रोटेक्ट किया जाएगा। उनका रिलेशन अच्छा नहीं है और आदमी बस फेवर के लिए आया है। फिर भी दोनों निकलते हैं और ज्यादा बात नहीं करते। विस्काउंट का ऑर्डर है लड़के को ऑब्जर्व करना और कॉम्बैट स्किल जज करना, लेकिन उसे भरोसा नहीं कि कमजोर सा लड़का कुछ कर पाएगा। फाइट के दौरान लड़का गॉब्लिन्स पर लाइटनिंग स्पेल्स चलाता है। हिट परफेक्ट होता है और एक शॉट में पूरा ग्रुप खत्म हो जाता है। यह देखकर टीम इंप्रेस्ड हो जाती है और सब खुश हो जाते हैं। मिशन जल्दी खत्म हो जाता है और काफी समय का सबसे आसान सबजुगेशन बन जाता है हीरो की वजह से। उसने इतना आसान कभी नहीं देखा और उसकी रेपुटेशन तेजी से लेवल 90 तक पहुंच जाती है। बेशक लॉर्ड एडोल्फ ये सुनकर खुश होगा कि छोटे भाई ने इतना अच्छा किया। अब वो अपने अगले प्लान पर जाने वाला है। चैप्टर 14। कैंप में सब लड़के की जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो मासूमियत से कहता है कि उसने कुछ खास नहीं किया, इसलिए प्रेज डिजर्व नहीं करता। सोल्जर्स मानते हैं कि उन्होंने यंग मास्टर को गलत समझा और उसकी स्किल्स की तारीफ करने लगते हैं। साथ ही फाइट में अच्छा होने के अलावा उसने कैंप का खाना भी बिना शिकायत खाया। वो अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर लगता है। भाई के खतरनाक मिशंस याद करके वो सोचता है कि अब उसकी बारी है तो स्पॉइल्ड ब्रैट जैसा बिहेव नहीं कर सकता। आदमी हैरान होते हैं कि बच्चा क्राइम बॉस को इतना एडमायर करता है। प्लान बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक चल रहा है। सोल्जर्स अब प्रोटैगनिस्ट को पसंद करते हैं और उसकी तारीफ फैलाने को तैयार हैं। जब सब सो जाते हैं तब वो कैंप से ज्यादा दूर नहीं वॉक पर निकलता है। बच्चा होने की वजह से किसी को शक नहीं होता और सब इनोसेंट एक्ट मान लेते हैं। आज की जीत के बाद नाइट्स थककर सो जाते हैं और कुछ गार्ड्स ही बचे हैं, वो भी थके हैं और ध्यान नहीं दे रहे। अब वो कुछ ओगर्स मारकर पहले की तरह ज्यादा एक्सपी ग्राइंड करना चाहता है। अपनी पॉकेट से वो एक परफ्यूम निकालता है जो 10 किलोमीटर दूर तक उन जायंट्स को अट्रैक्ट कर सकता है। कुछ दिन पहले उसे समझ आया था कि वो दुनिया का पहला इंसान है जिसने बिना किसी एग्जिस्टिंग रेसिपी के ऐसा सेंट बनाया है जो उन क्रीचर्स को खींच लाता है। स्मेल जितनी अच्छी और क्वालिटी जितनी हाई होती है उतने ज्यादा मॉन्स्टर्स एक साथ आते हैं। प्रॉब्लम यह है कि टीम गॉब्लिन्स का शिकार करने आई है और ओगर्स बिना प्लान के बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। स्क्वाड में 12 एक्सपीरियंस्ड नाइट्स हैं जो वीक एनिमीज संभाल सकते हैं, लेकिन जायंट्स अलग लेवल की चीज हैं। क्राइम बॉस के लॉयल होने के बावजूद उनकी इंडिविजुअल स्किल्स मीडियोकर हैं। वो बेसिकली कैनन फॉडर हैं, सड़क के क्रिमिनल्स जिन्हें उस बैकस्टैबिंग आदमी ने बहलाकर लीजन बना दिया। ब्रेन वॉशिंग इतना इंटेंस था कि वो फैनेटिक्स बन गए और उसका इन्फ्लुएंस हर जगह फैल गया। ये लोग अंधाधुंध ओबी करते हैं और उनके मास्टर की हर मूव से ट्रेजेडी हो सकती है। इसलिए प्रोटैगनिस्ट सक्सेशन डे से पहले 5th लीजन को जितना हो सके कमजोर करना चाहता है। शुरुआत में वो उन 12 फाइटर्स को एक पावरफुल ओगर से लड़ने पर मजबूर करेगा और प्लान है कि सेंट एक्टिवेट होने के बाद इस डेडली फाइट में वही अकेला बचे। ज्यादा देर नहीं लगती और परफ्यूम की खुशबू से खिंचकर 2 सिर वाला क्रीचर जंगल से निकल आता है। पहले से थके वॉरियर्स अचानक जायंट से घिर जाते हैं और वो आसानी से उनके साथियों को खत्म कर देता है। एक बहादुर सोल्जर सबको भागने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अंत ब्रूटल होता है और साफ हो जाता है कि भागना ही सही ऑप्शन है। वो टीम का सबसे स्ट्रांग सोल्जर था। अब सिर्फ मिड टीयर बचे हैं जो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उन्हें मोटिवेट करते हुए वो पूछता है क्या ऑनरेबल वॉरियर्स ऐसे लड़ते हैं? अगर वो मिशन फेल हुए तो ओगर्स एलाइड टेरिटरी में घुसकर लोगों को मार देंगे। लीड लेते हुए वो सबको अपने ऑर्डर फॉलो करने को कहता है। लकी विस्काउंट हाई लेवल वॉरियर है और कहता है वो अकेला संभाल लेगा, लेकिन एमसी हेल्प नहीं लेना चाहता। वो अंत तक रहेगा और मैजिक से सपोर्ट देगा। वो जानता है अगर साथियों को छोड़ दिया तो भाई का सामना नहीं कर पाएगा, जिस पर वो स्पेल कास्ट करता है और अपनी एबिलिटीज से वॉरियर को और बूस्ट कर देता है। फर्स्ट सर्कल मैजिक होने की वजह से वो सिचुएशन कंट्रोल में रख सकता है और ज्यादा डैमेज भी नहीं होता। फिर भी वो डरकर पीछे नहीं हटता और फाइट फेस करता है। विस्काउंट समझता है काइल आर्मी के लिए जरूरी है और उस पर भरोसा करता है। वो अपने सोर्ड की पावरफुल स्किल एक्टिवेट करता है और पास आने वाले ओजर को काटने को तैयार होता है। वो 2 सिर वाले ओगर पर चार्ज करता है और ब्लेड से दोनों हेड्स काटने की कोशिश करता है। बाकी सोल्जर्स भी पैनिक नहीं दिखाते और खुद को हाइप करते हैं।
प्रोटैगनिस्ट सबको इस ब्रूटल फाइट में पूरा जोर लगाने को कहता है और प्लान परफेक्टली काम कर रहा है क्योंकि उसके बुलाए ओगर्स कमजोर सोल्जर्स को खत्म करने वाले हैं। अट्रैक्शन परफ्यूम सक्सेसफुल रहा। उसने नॉर्मल से 3 गुना स्ट्रॉन्ग क्रीचर्स बुला लिए और यहीं 5th लीजन का एक हिस्सा खत्म होने वाला है। चैप्टर 15। उसे इतना पावरफुल फील होता है कि वो ओगर को अकेले हराने का सोचता है। वो ट्विन हेड्स में से एक पर हेवी हिट मारता है और दोनों अलर्ट हो जाते हैं और सब एरियल फाइट देखकर हैरान होते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्स लगभग गिर चुके हैं और वीक ट्रूप्स पैनिक करने लगते हैं। दूर से सब देखता छोटा साइको अपनी स्कीम सफल होते देखकर खुश है। बिना कुछ किए वो सारे एनिमीज खत्म कर देगा और अनजाने में ये काम जायंट ओगर को दे दिया है जो अपनी मुट्ठियों से करेगा। जेरोम सोचता है क्या वो ये बैटल जीत पाएंगे और लास्ट रिजॉर्ट के बारे में सोचने लगता है। उसे डार्कनेस की पावर मिली है जिससे वो स्ट्रांग बन सकता है, लेकिन यूज करते ही वो नॉर्मल नहीं रह पाएगा। सिल्वर्डे कहता है ऐसा हुआ तो वो ह्यूमैनिटी खोकर एंग्री मॉन्स्टर बन जाएगा, इसलिए इस पावर को किसी वीक एनिमी पर वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो ओगर को हरा सकता है लेकिन रेज से कभी शांति नहीं मिलेगी। फिर भी ओगर से हारकर मरने से बेहतर लगता है। दूर खड़ा काइल मैजिकल प्रोटेक्शन देने की बात करता है जिससे विक काउंट को कॉन्फिडेंस मिलता है और मेज से इंस्पायर हो जाता है। काइल कहता है अभी लास्ट रिजॉर्ट जल्दी है और मेंटल क्लेंस एक्टिवेट कर देता है। अचानक सब में एनर्जी भर जाती है और वो खुद को 5th लीजन का बेस्ट मानकर पूरी ताकत लगाने लगते हैं। वो अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं और MC दूर से सब ध्यान से देखता है। कुछ ही सेकंड्स में वो सब गिरने लगते हैं और बीस्ट उन्हें खत्म कर देता है। प्रायोरिटी 12 नाइट्स को खत्म करना था और अब सिर्फ जेरोम बचा है। उनका सैक्रिफाइस बेकार नहीं जाएगा और वो आखिरी सपोर्ट स्पेल मांगता है ताकि म्यूटेंट को खत्म कर सके। पीसेस को पॉन की तरह चलाते हुए वो और माना चैनल करता है और प्लान पूरा करता है। उसके चारों ओर पर्पल शेप्स की पावर लिपटने लगती है। क्लॉज में फंसकर वो सीधे ओपोनेंट को देखता है। ओगर सामने खड़ा है और उसकी आंखें खुशी से चमकती हैं। एक ही हाथ से वो आदमी को खत्म करने वाला है ब्रूटली। सोल्जर्स के सामने उनका लीडर क्रश हो जाता है और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यह देखकर सब कियोस में पड़ जाते हैं क्योंकि सबको लगता है अब वो मरने वाले हैं। तभी बीस्ट के शरीर के चारों तरफ फायर घिर जाता है और वो दर्द से चिल्लाता है। फिर सबके सामने वो जमीन पर गिरता है और पहले से डेड होता है। फाइट खत्म करते हुए यंग मास्टर दुश्मन के ऊपर चढ़ जाता है। उसके अंदर से वो एक हाई वैल्यू क्रिस्टल निकालता है और अब वो एक शेडी मूव करने वाला है। वो झूठ बोलना शुरू करता है कि विक काउंट की वजह से एनिमी गिरा। ये जीत 12 ब्रेव वॉरियर्स और उन सबकी है जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए फाइट की, जिस पर सब बैटलफील्ड में जीतने वाले लॉर्ड की तारीफ करने लगते हैं। सब्जुगेशन सक्सेसफुल माना जाता है और 2 सिर वाला म्यूटेंट खत्म हो जाता है। साथ ही दर्जनों गॉब्लिन्स भी मारे गए जो ओरिजिनल गोल था। हालांकि बैटल में भारी लॉसेस हुए। यह सुनकर ईविल ब्लॉन्ड आदमी यकीन नहीं करता और पूछता है सच है क्या। उसे बताया जाता है जेरोम जंगल में म्यूटेंट से ब्रूटल फाइट में मारा गया। वॉर इतना तेज था कि वो डार्कनेस पावर तक यूज नहीं कर पाया। उस आदमी की मौत स्क्वाड के लिए बड़ा नुकसान है। बाकी सोल्जर्स की मौत तो अलग है। अब करने को कुछ नहीं बचता और वो कैंप से उस ऑग्र को रिकवर करने की बात करते हैं। इसके बाद वो कहता है अच्छा हुआ उसका भाई सेफ लौट आया। आखिर इतने स्ट्रॉन्ग एनिमी को हराना बड़ी अचीवमेंट है, इसलिए उनके फादर को खबर दी जाएगी और सबको ऑनर्स मिलेंगे। MC का इनोसेंट ब्रदर वाला मास्क एडोल्फ के सामने थोड़ा स्लिप होने लगता है और वो गुस्से व शक में चला जाता है। फिर भी अभी वो आसानी से बेवकूफ बन रहा है। MC ने भाई की रिकॉग्निशन पा ली और 5th लीजन को खत्म कर दिया। वो मजाक में कहता है शायद ये 3 शिकार एक पत्थर से करने जैसा हुआ। म्यूटेंट कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वॉरियर अकेले भी हरा सकता था। और मजाक में कहता है शुरुआत में उसने खुद को वीक दिखाने का इरादा किया था। लगता है वो एबल को बताए बिना ईविल भाई के करीब जाना चाहता है। ये सब प्लान का हिस्सा है और भविष्य में वो खुद उससे मिलने आएंगे। कुछ दिन बाद फैमिली कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग होती है। वहां एक्सपीडिशन रिजल्ट्स रिव्यू होंगे और लूट का बंटवारा तय होगा। साथ ही इनर सर्कल में पहली बार लड़के के कंट्रीब्यूशन पर चर्चा होगी। जिसे कोई ऑब्जेक्शन हो वो खुलकर बोल सकता है। एक बैरोनेस कहती है ये सब बढ़ा चढ़ाकर है क्योंकि पहले बच्चा वीक नोबडी था। ऑकवर्ड होकर कहती है उसे लड़का पसंद है पर सच कहने में हिचक रही है। असल में वो अभी फर्स्ट सर्कल मेज है यानी बिगिनर। फिर भी वो मानती है उसकी अचीवमेंट्स एग्जैजरेट की गई हैं क्योंकि वो बस जिंदा लौट आया। और कहती है यकीन करना मुश्किल है कि वो एक रात में मैच्योर हो गया। वो सबको याद दिलाती है पहले उसने कितनी ट्रबल की थी। काइल बस मुस्कुरा देता है जबकि लोग सामने उसकी बुराई करते हैं। साफ है उन्होंने असली खतरा कभी फेस नहीं किया इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। हॉल में MC कहता है चीजें उतनी आसान नहीं जितनी दिखती हैं और खुद देखकर समझना होगा। एबल अपने भाई का बचाव करता है और कहता है स्ट्रॉन्ग नाइट्स भी 2 सिर वाले मॉन्स्टर को हराने में स्ट्रगल करते। कुछ लोग कहते हैं नाइट्स ने अपनी जान देकर बच्चे को बचाया तभी ये हुआ। फिर भी लास्ट ब्लो काइल ने दिया ये सर्वाइविंग विटनेसेस कंफर्म करते हैं। अब वो मैजिक पढ़ने पर फोकस है और बैरन को पर्सनल इश्यूज छोड़ने चाहिए। गुस्से में एडोल्फ आदमी को चुप रहने को कहता है और सीमा पार न करने की धमकी देता है।
अब सब बच्चे का बचाव करने लगते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू दिखने लगी है। उसी समय ईविल भाई मानता है कि काइल को रिवॉर्ड में बड़ी धनराशि मिलनी चाहिए। वॉरियर ने उसकी ब्रूटल फाइट देखी और शक नहीं रहा, जिस पर उसे फ्रीडम मिलती है और वो मेन रेजिडेंस जा सकता है और बाहर भी निकल सकता है। लेकिन म्यूटेंट का लूट कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बांटा जाएगा और लड़के को कुछ नहीं मिलेगा। मीटिंग के अंत में एमसी समझ नहीं पाता कि इतना करने के बाद भी उसे कुछ क्यों नहीं मिला। वो पिता से पूछता है क्योंकि उसने कोई ट्रबल नहीं किया। बूढ़ा आदमी शार्प है और जानता है लड़के ने ओगर का हार्ट अपने रिवॉर्ड के रूप में रख लिया। कुछ कह ना पाकर एमसी कम से कम बाहर जाने की इजाजत के लिए धन्यवाद की तरह देता है। तभी गैंग बॉस आता है और लड़के से बात करना चाहता है। वो कहता है उसने डील निभाई और पिता को उसकी अचीवमेंट्स बताई और फ्यूचर में उसे याद रखने को कहता है। दूर से एबल सोचता है काफी समय से उसने छोटे भाई पर ध्यान नहीं दिया और उससे बात करना चाहता है। प्रॉब्लम यह है कि समय आ चुका है और वो कहता है इसमें कोई अननोन एबिलिटी है जिसे पिता भी नहीं समझते। यह सुनकर एमसी कंफ्यूज्ड हो जाता है कि वो अचानक सीक्रेट्स क्यों बता रहा है। थोड़ी देर पहले कॉन्फ्रेंस के बाद एबल आया और छोटे भाई की तारीफ की। वो कहता है उसने बैटल अच्छे से हैंडल की और अब फैमिली में रिस्पेक्टेड मेज बन गया है। फिर वो पूछता है कि क्या लड़के के पास बाद में टाइम है ताकि वो साथ खाना खा सके। वो बताता है कि फॉरेस्ट एक्सपेडिशन में जो हुआ उसकी डिटेल सुनने के लिए छोटा सा गेट टुगेदर करना चाहता है। लेकिन लड़के को शक होता है कि वॉरियर उसके अचीवमेंट्स के बारे में किसी हिडन रीजन से पूछ रहा है और तुरंत ही वो ऐसे सीक्रेट्स बताने लगता है जो उनके फादर भी नहीं जानते थे, बिना किसी साफ रीजन के। साफ दिखता है कि वो एमसी को रिक्रूट करना चाहता है ताकि देर होने से पहले अडोल्फ की बनाई फोर्सेस को गिराया जा सके। एमसी ध्यान से वर्ड्स सुनता है और पूछता है कि उसे ये सीक्रेट कैसे पता। वो कहता है इतना बड़ा राज बाहर आने पर क्या होगा, इससे वो डरता है। बड़े भाई जैसा बिहेव करते हुए वो बदले में कुछ चाहता है। लेकिन छोटा ब्लंट होकर कहता है वो मिडिल ब्रदर की साइड में नहीं है, मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि वो गुड साइड ज्वाइन करेगा। समय गुजरता है और एडोल्फ अपनी डार्क पावर्स पूरी तरह यूज करता दिखता है। उसे पता चलता है कि बड़ा भाई भी काइल से बात करने गया था। ये क्राइम बॉस को गुस्सा दिलाता है क्योंकि उसने पहले लड़के का टैलेंट पहचाना था और वो अपना एडवांटेज खोना नहीं चाहता। और अगर एमसी साइड बदलता है तो एडोल्फ उसे एनिमी बनने देने से बेहतर पॉइजन देना पसंद करेगा। शायद इसलिए मेड मैंशन में रखी गई है ताकि जरूरत पड़े तो इस्तेमाल हो सके। फिर फैमिली की बातचीत पर लौटते हैं। एबल पूछता है सबसे छोटा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। एमसी ऑनेस्टली कहता है बड़ा भाई बहुत काइंड है जिससे वो शर्मिंदा हो जाता है। जब वो एबिलिटी एक्टिवेट करता है तो कैरेक्टर के बारे में ज्यादा नहीं देख पाता क्योंकि लेवल बहुत हाई है। बस एक बात बुरी है कि उनका रिलेशन न्यूट्रल है और फेवर पॉइंट्स नहीं है। वो अजीब बिहेव करता है और गुड ब्लॉन्ड गाय समझ नहीं पाता कैसे रिएक्ट करे। फिर दूसरा भाई अपोलोजाइज करता है। बड़ा होने के बावजूद उसे पहले छोटे की केयर करने का टाइम नहीं मिला। फिर भी एमसी उसे माफ कर देता है क्योंकि पहले वो खुद बहुत खराब बिहेव करता था, इसलिए कोई उसे पसंद नहीं करता था। एबल हंसता है क्योंकि बच्चा स्मार्ट जोक्स अच्छा करता है। वो रिग्रेट करता है कि पहले उसने अपने क्लेवर भाई से बॉन्ड नहीं बनाया और एडोल्फ के हाथ जाने दिया। वो कहता है जो दूसरी साइड प्रॉमिस कर रही है वो सब वो बेहतर टर्म्स में दे सकता है और डील छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए पूछता है क्या रिकंसिडर किया जा सकता है। ये सुनकर बच्चा चिंतित हो जाता है और पूछता है अगर वो एनिमी साइड ज्वाइन करे तो क्या उसे खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि एडोल्फ क्रूल है और फैमिली पर भी दया नहीं करता। ट्रेटर बनते ही वो उसे हटाने के लिए कुछ भी करेगा। प्रोडिजी मेज होने के बावजूद उसके पास रोज खुद को बचाने की इनफ स्ट्रेंथ नहीं है। पहली बार फैमिली में किसी ने एबल को क्राइम बॉस पर इतना गहरा एनालिसिस दिया है। मजेदार बात यह है आदमी इससे असहमत नहीं होता और चुप हो जाता है। इससे उन्हें बातचीत की शुरुआत याद आती है जब एमसी ने कहा था उसकी बेकार स्किल उसकी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है। बचपन से उसे किसी बुरी घटना से पहले अजीब फीलिंग आती थी और जब उसने उस गट फीलिंग को माना वो डेंजरस सिचुएशन से बच गया। जैसे जैसे सेरेमनी पास आती है वो फीलिंग खासकर ईविल भाई के पास ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ये एबिलिटी फ्यूचर साइड जैसी लगती है। लड़के के बॉडी में आने के बाद उसने ऐसा टैलेंट डेवलप कर लिया जो पहले नहीं था। इसकी वजह से दूसरे एनपीसी में भी सिस्टम चेंजेस होने लगे जो पहले कभी नहीं हुए। फिर भी एडोल्फ फैमिली है और मार्की का दूसरा डायरेक्ट एयर है, इसलिए सीधी टक्कर नहीं ले सकता। लेकिन एमसी यहाँ इसलिए है क्योंकि उसे बहुत बुरा एहसास हो रहा है और अब तक उसने ये सीक्रेट रखा। उसे यकीन है अगर एडोल्फ मार्स बना तो फैमिली खत्म हो जाएगी और कोई सेफ नहीं रहेगा, यंग मास्टर भी नहीं। इसलिए प्लान है एनिमी साइड ज्वाइन करना, पास रहकर ट्रस्ट जीतना और अंत में पीछे से पूरी ताकत से अटैक करना। अगर गुड ब्रदर हेल्प करे तो सक्सेस चांस बढ़ जाएगा। बड़े भाई के रूप में एबल ऐसा सॉलिड प्रपोजल ठुकरा नहीं सकता और मदद करने को मान जाता है। लेकिन मिशन शुरू करने से पहले एमसी एक छोटा फेवर मांगता है। चैप्टर 18। कुछ दिन पहले उन्हें प्लैटिनम कॉइन्स से भरा बैग मिला जो महीनों की सैलरी के बराबर है। ब्लॉन्ड गाय सोचता है इतना पैसा अचानक कहां से आया। असल में एमसी को एबल ने लोन दिया था। वो हैंडसम होने के साथ रिच भी है और प्लान सुनते ही मिशन फंड कर देता है। हैरानी है किसी को नहीं पता था बड़ा भाई इतना जेनरस है। इस पर्सनल कम्युनिकेटर से वो दूर रहकर भी बात कर सकेंगे। ये चीज इतनी एक्सपेंसिव है कि एक की कीमत में
गार्डन वाला मैंशन खरीदा जा सकता है। ये बेसिक वर्जन है जो सिर्फ एक इंसान से डायरेक्ट बात करने देता है। और भी महंगे वर्जन्स मौजूद हैं। साफ है एबल के साथ मीटिंग अच्छी रही और दोनों ने प्लान बना लिया। इस बीच गार्जियन पैसे संभाल कर रखेगा जब तक जरूरत न पड़े। अभी खर्च करने की जगह नहीं है और लड़का और कॉइन्स कमाने का सोच रहा है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जैसा, जैसे एक क्लेवर मेज सोचता है। उसी समय मेड अपने स्टाफ के साथ स्पिरिट मैजिक की ट्रेनिंग कर रही है। पिकाचू उसके स्टाफ के टिप पर लैच होकर आसपास का एरिया लाइट अप कर सकता है, जिस पर वो ट्राई करती है, लेकिन मैजिक काम नहीं करता है और लाइट शाइन नहीं होती है। पेट एमसी के हेड से उतरना ही नहीं चाहता है, जिसे देखकर एमसी सोचता है कि ये तो बेसिकली एक हेडलैम्प बनता है। ये सुनकर ब्लॉन्ड गाय को एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि वो लोग आखिर इस फ्रीकिंग माउंटेन के अंदर क्यों हैं। उसे आखिरी बात याद है कि वो सब होम से निकलकर नेबरिंग रीजन विजिट करने जा रहे थे, जिसके बाद अचानक से वो लोग एक केव के अंदर पहुंच गए क्योंकि एमसी ने रास्ते में क्विक स्टॉप करने का डिसाइड किया था। फिर वो कहता है कि ये ऐसी जगह नहीं है जहां उन्हें ज्यादा देर रुकना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लोरिंग के दौरान हर तरह का डेंजर छुपा हो सकता है और जगह सच में डेंजरस लगती है। उसे केव एंट्रेंस पर मिले एंग्री मॉन्स्टर्स भी याद आते हैं। जैसे जैसे वो डीपर जाते हैं उन्हें मॉन्स्टर्स कम दिखते हैं, जो काफी वियर्ड लगता है, जिस पर वो समझ जाता है कि इस एरिया के एंड में कोई बड़ा टफ बॉस मौजूद है। किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी होते हुए वो सबको वार्न करता है कि उन्हें वापस बाहर हेड करना चाहिए। लेकिन यही तो प्रोटैगनिस्ट का प्लान होता है। वह कहता है कि वो यहाँ एग्जैक्टली इसी रीजन से आता है। वो जो कुछ भी कहता है सब रियल होता है। सच में उसे नेक्स्ट टाउन में काम भी है, लेकिन उसे रास्ते में डंजियन होने की जानकारी भी पहले से होती है। अगर वो शुरू से बोल देता कि वो डंजियन जा रहे हैं तो कोई भी उसे घर से निकलने नहीं देता, क्योंकि उसके ब्रदर्स में से कोई ना कोई साथ आने की जिद करता और पूरा सीन केओस बन जाता। इसके साथ लिटिल एर्जील का भी इशू है, जिसका मैजिक स्पिरिट सीक्रेटली ट्रेन करना पड़ता है और इसके बारे में सिर्फ उसके डैड को पता है। बेसिकली अगर ज्यादा लोग आसपास होते तो वो लूट भी अपने पास नहीं रख पाता। प्रॉब्लम यह है कि गर्ल ने अभी अभी मैजिक पढ़ना शुरू किया है और एमसी अभी लेवल 2 ही हुआ है, जिस पर किड अनॉय होकर बोलता है कि वो वीक होने का सिर्फ प्रिटेंड करता है ताकि सकर्स फूल हो जाएं। वह दावा करता है कि उनकी 3 लोगों की पार्टी किसी भी बिग मॉन्स्टर को हैंडल करने के लिए काफी स्ट्रांग है। टीम में एक बीफी टैंक है, एक काइंड हीलर है और सबसे बेस्ट एक डैमेज मेज है जिसके कंट्रोल में सब कुछ रहता है। प्राउड होकर वो कहता है कि उसका मास्टर पहले से स्ट्रांग है और फ्यूचर में और भी स्ट्रांग बनने वाला है। बॉडीगार्ड को टीज करते हुए वो पूछता है कि आखिर वो लॉयल्टी किसे देगा, उसे या उसके फादर को, क्योंकि एक नाइट जिसके 2 मास्टर्स हों वो किसी के भी ट्रूली लॉयल नहीं होता है। यह सुनकर आदमी कुछ देर के लिए स्पीचलेस हो जाता है और सोचने लगता है। अभी लियोन मार्कीज के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है ताकि सन सेफ रहे, जिसका मतलब है नाइट एक्चुअली मार्की का लॉयल नहीं है। उसे एक रियल मास्टर चूज करना होगा ताकि वो इस नाइट को जीत सके, क्योंकि सिर्फ स्किल्स दिखाने से काम नहीं चलेगा। जब वो उसे एक्नॉलेज कर देगा तब उसे हमेशा के लिए एक इम्पेनेट्रेबल शील्ड मिल जाएगा। इसके बाद तीनों मिलकर डेंजरस लैबिरिंथ के अंदर और डीपर बढ़ते हैं। अंत में वो बॉस रूम तक पहुंचते हैं और वहां बॉस पहले से वेट करता है। उसका नाम सैंक्चुरी का सीक्रेट माइनोटॉर है, जो इनवॉल्व्स का गार्डियन है। गेम में ये प्लेस बिगिनर्स के बीच एक्सपी और मनी फार्म करने के लिए पॉपुलर था और बेस्ट बात यह है कि रिवॉर्ड बहुत जेनरस है कंपेयर टू डिफिकल्टी। ग्रीडी होकर वो अपना ट्रेजर किसी से शेयर नहीं करना चाहता है। वो मॉन्स्टर नॉर्मल ओगर से 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है, लेकिन मेज स्मार्ट है और उसके पास अटैक्स ब्लॉक और काउंटर करने का परफेक्ट प्लान होता है। सोर्ड और मैजिक के कॉम्बो से वो माइनोटॉर को इरिटेट करके बेट कर देते हैं। ये रिस्की मूव है और हर सेकंड परफेक्ट टाइमिंग से डॉज करना पड़ता है। आइडियली साइड्स में डॉज करके हिट अवॉइड करना है और जब बिग गाय टायर्ड होता है तब वो अटैक करेंगे, जबकि ओजिल सपोर्ट देगा। क्योंकि ये गर्ल की पहली फाइट है, वो चाहे तो रॉक्स के पीछे छिपकर स्पेल्स कास्ट कर सकती है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना चाहती है और उसने मैजिक सिर्फ हाइड होने के लिए नहीं सीखा है। यह देखकर बॉय उसे और एडमायर करता है क्योंकि वो इंसेनली ब्रेव लगती है। इस मिशन में उसका काम हील और सपोर्ट देना है ताकि लॉर्ड काइल प्रोटेक्ट रहे, जिस पर उसे करेक्ट किया जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज सरवाइव करना है। जब तक वो गिरती नहीं है उसके हैंड्स लायन और एमसी को स्टैंडिंग रखते हैं। लास्ट रूल ये है कि डेंजर होने पर खुद को प्रोटेक्ट करना मत भूलना, जिसे सुनकर वो समझ जाती है कि वो किसी अननोन प्लेस के डंजन में है। फाइट में हीलर कितना इंपॉर्टेंट होता है और माइनोटॉर को हराने की स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये सब रियल एक्सपीरियंस से सीखा जाता है, जिस पर सबको अजीब लगता है कि लड़का ये सब कैसे जानता है जबकि उसने पूरी लाइफ अंदर ही बिताई है। लियोन सोचने लगता है कि उसे डंजन स्ट्रैटेजीज इतनी फेमिलियर कैसे हैं। जब वो पूछते हैं कि क्या ये उसका फर्स्ट डंजन है तब उसे रियलाइज होता है कि वो बहुत एक्सपर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। इसलिए वो लाई बोलता है कि गॉब्लिन हंट के दौरान ओगर से फाइट करते समय कुछ बेसिक टिप्स सीखे थे, लेकिन ये एक्सक्यूज काम नहीं करता क्योंकि सोल्जर्स तक सिंपल ओगर को डील करना नहीं जानते थे। जिस पर वॉरियर कंक्लूड करता है कि ये किड रियल लॉर्ड काइल नहीं है जिसे वो इतने साल सर्व करता आया है। वो ऑर्डर देता है कि उसे कैप्चर करो क्योंकि वो चाइल्ड अचानक इतना मैच्योर एक्ट नहीं कर सकता है।
क्लियरली बॉय किसी इविल स्पिरिट से पोजेस्ड है और उसे बर्न करना चाहिए। ये प्रोटैगनिस्ट के लिए गेम ओवर हो जाता, लेकिन ये सब उसके माइंड में चलता है और असल में ऐसा नहीं होता है। वो तुरंत स्टोरी चेंज करता है और लाई बोलता है कि उसने माइनोटॉर के बारे में एक बुक और स्ट्रैटेजी बुक्स में पढ़ा था। सरप्राइजिंगली ब्लॉन्ड गाय को ये पसंद आता है और वो इम्प्रेस्ड होता है कि वो बैटल टैक्टिक्स भी स्टडी करता है। प्राउड होकर वो कहता है कि उसके फ्रेंड की प्रोग्रेस इनक्रेडिबल है, जिस पर दोनों की रिलेशनशिप काफी इंप्रूव हो जाती है और उसे कन्विंस करना आसान बनता है। फिर भी वह कोई ना कोई बहाना सोचता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसे हमेशा के लिए मैजिक जीनियस का लेबल मिल जाए, जिस पर वह अपने वर्ड्स केयरफुली चूज करता है। और आखिरकार वह लड़की स्टाफ को ऐसे ग्लो करवा देती है जैसे कोई प्रोटेक्टिव चार्म एक्टिवेट हो रहा है। वह एक हीलिंग स्पेल एक्टिवेट करती है जिस पर आसपास के एरिया में स्पिरिट्स की पूरी बंच फैलती है। यह पावर सबका एचपी और डिफेंस बढ़ाती है, साथ ही मैना और सोर्ड की एनर्जी भी इंक्रीज करती है। ये ओरिजिनल से काफी ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि लड़की ने इसे अपग्रेड किया है। इसके बाद तीनों अब फाइट के लिए पूरी तरह फायर्ड अप होते हैं, क्योंकि अब फाइनली उस ह्यूज मिनोटॉर का सामना करने का टाइम आ जाता है। वॉरियर सबसे पहले आगे बढ़ता है और सीधा उसकी तरफ स्प्रिंट करता है, सोर्ड हाथ में लेकर। उसका प्लान है कि वह हेड ऑन क्लैश करे ताकि मॉन्स्टर का अटेंशन खुद पर खींचकर उसे थका सके। वह बीस्ट के हेड पर एक हैवी हिट मारता है, लेकिन इससे बड़ा मॉन्स्टर और ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है और उठकर काउंटर अटैक करने लगता है। अपने फ्रेंड के मैजिक की वजह से वॉरियर का बॉडी अलग और ज्यादा स्ट्रॉन्गर दिखता है, जिस पर मिनोटॉर उठते ही पूछता है कि उसकी नींद डिस्टर्ब कौन कर रहा है। फिर वह चिल्लाता है कि जो भी ट्रेजर तक पहुंचने की कोशिश करेगा उसे वह कभी माफ नहीं करेगा। और उसी बीच मिड सेंटेंस कोई उसके फेस पर आइस स्पेल ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद बच्चा आगे आता है और कहता है कि यह उसी ने किया है, जिस पर वह एनिमी पर लगातार आइस शॉट्स फायर करता है। मौका देखते ही वॉरियर अपनी ब्लेड से क्लीन और प्रिसाइज स्लैशेस देता है और वह पूरी फोकस के साथ लड़ता रहता है, यह साबित करते हुए कि वह टीम के लायक नाइट है। चैप्टर 20। वह मॉन्स्टर के शोल्डर पर पावरफुल ब्लोज देता रहता है बिना फोकस खोए। मॉन्स्टर को यकीन ही नहीं होता, वह ऐसे नर्व देखकर शॉक्ड रह जाता है। वह अपने ट्रेजर के पास आने की हिम्मत करने वालों पर पूरा रेज अनलीश करता है। किलिंग ब्लो की तैयारी में वह सबको खत्म करना चाहता है, कोई सर्वाइवर नहीं। लेकिन लकीली लड़का खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए रोप्स और मैजिक रिचुअल सेट कर देता है। उसका अटैक ब्लॉक होते ही माइनोटॉर और ज्यादा एंग्री हो जाता है, जैसे उसकी इंसल्ट हुई हो। फिर भी उसका फोर्स बहुत इंसेन है और बैरियर सही टाइम पर प्रकट होकर उसे बचा लेता है। काइल का मैजिक बेहद प्रिसाइज है, वह हमेशा अगला मूव पहले ही जान लेता है और लगभग पूरी फाइट लीड करने लगता है। वह इंस्टिंक्ट से सिचुएशन पढ़ता है और ऐसा मैजिक यूज करता है जैसा कोई और नहीं करता, जिस पर यंग गाय अपने पावर से पूरी बैटल कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद वह रोप्स से माइनोटॉर को ट्रैप कर देता है, जिससे वह जमीन पर पिन हो जाता है और तुरंत उसके बाद मैजिक मिसाइल्स उसकी बैक पर जोर से स्लैम करते हैं, जिससे इतना डैमेज होता है कि वह घुटनों पर गिर जाता है। कोई यकीन नहीं करता कि इतना यंग मेज इतना स्ट्रांग हो सकता है। फिर भी माइनोटॉर अभी बहुत डैमेज सह सकता है। गुस्से में वह जोर से रोर करता है कि अब सब खत्म है और अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव एक्टिवेट करता है। वह टॉर्नेडो की तरह घूमते हुए सीधे अनप्रिपेयर्ड ट्रियो की तरफ बढ़ता है। उसी मोमेंट लायन को फ्रंट लाइन होल्ड करनी पड़ती है, जबकि बाकी साइड में हटते हैं। मैजिक के ब्लेसिंग से वह और डिटरमिन्ड हो जाता है और दौड़ते हुए अपना स्वॉर्ड परफेक्ट एम से बुल की नेक की तरफ फेंक देता है। इससे मॉन्स्टर पूरा राज लेकर फ्लेइंग नाइट की तरफ मुड़ जाता है। इसी दौरान प्रोटैगनिस्ट अपने दिमाग में सेकंड्स काउंट कर रहा होता है, क्योंकि डॉज करना ही बेस्ट स्ट्रेटेजी है ताकि बिग मॉन्स्टर थक जाए। उसके बाद फुल पावर से काउंटर करने का परफेक्ट चांस मिलेगा। 5 सेकंड बाकी होते हैं और बीस्ट पहले ही थकने लगता है। काउंट खत्म होते ही वह एक्सहास्टेशन से अटैक मिस कर देता है और नाइट को बस कुछ सेंटीमीटर से चूक जाता है। उसी वक्त सारी ब्लेसिंग्स खत्म हो जाती हैं और लड़का पूरी तरह डिफेंसलेस रह जाता है। लेकिन लकीली बुल अचानक रुक जाता है और जमीन पर फ्रीज होकर खड़ा रह जाता है। यह देखकर पता चलता है कि काइल ने सब कुछ दिमाग में कैलकुलेट किया था। वह आगे बढ़कर फिनिशिंग ब्लो देने आता है और अपने स्किल लिमिट्स पार करके दुनिया में फिर से रियल मैजिक लाता है। वह आइस स्पीयर्स क्रिएट करता है और एनिमी पर फेंक देता है। फाइट खत्म होने के बाद लड़की वॉरियर के वुंड्स हील करती है। आखिरकार अब उस लैबिरिंथ का वैल्यूएबल ट्रेजर लेने का टाइम आता है। उनके सामने एक चेस्ट होता है, इतना शाइनी कि एन्चांटेड लगता है। काइल अपने इंट्यूशन से अंदर के ज्वेल्स और गियर देख लेता है। पावरफुल सोर्ड सॉलिड डायनासोर बोन आर्टिफैक्ट्स से बना हुआ है। साथ ही एक ब्यूटीफुल नेकलेस भी है जिसे स्पिरिट्स जरूर पसंद करते। हर पर्सन को उसके काम की चीज मिलती है। अब मेज की बारी आती है और ट्रेजर के अंदर उसे स्टाफ ऑफ ब्रेवरी मिलता है, जिससे क्लासी ऑरा निकल रहा होता है। ये वही ट्रिक आइटम है जिसे प्लेयर्स ओवरपावर्ड मेज बिल्ड के लिए यूज करते थे। यह चॉइस लेने के बाद उसे लंबे समय तक वेपन की चिंता नहीं रहेगी। वॉरियर का सोर्ड भी अमेजिंग है,
जिसमें मैजिकल इफेक्ट्स हैं और रिस्क वर्थ बनता है। उसे अपने यंग मास्टर के साथ लॉयल्टी वाली बात याद आती है। मेड को गिल्ट फील होता है क्योंकि उसे लगता है कि वही कायल से चीजें ले रही है। वह यूजफुल बनना चाहती है बिना ऐसा ट्रेजर लिए जिसे वह कभी रीपे नहीं कर सकती। वॉरियर भी अग्री करता है कि यह ट्रेजर्स किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत एक्सपेंसिव हैं, लेकिन कायल समझाता है कि वह यह सब रिवॉर्ड के तौर पर नहीं दे रहा, बल्कि उन्हें स्ट्रांगर बनाने के लिए दे रहा है। वह फिर कहता है जितने स्ट्रांग होंगे उतने ज्यादा सर्वाइव करने के चांसेस होंगे। वह यह भी कहता है कि टाइम कम है और स्मार्ट प्लान से ग्रुप की स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। फैमिली रूल्स तोड़ते हुए वह इन सप्लाईज की रिपोर्ट नहीं करेगा ताकि लोग उसकी बढ़ती स्ट्रेंथ ना समझ सकें। और वह बताता है कि ये दोनों ही ऐसे लोग हैं जिन पर वह ट्रस्ट कर सकता है कि आर्टिफैक्ट्स सेफ रहेंगे। वह दोहराता है कि सर्वाइव करने का एक ही तरीका है, स्ट्रॉन्गर बनना। फिर वह ऑकवर्ड खड़े पेयर से पूछता है कि क्या वे सच में गिफ्ट्स एक्सेप्ट करेंगे। मिशन सक्सेसफुल होने के बाद वे वापस लौटते हैं और नेबरिंग सिटी जाने का डिसाइड करते हैं। चैप्टर 21। कुछ दिन पहले एम्पालम के आसपास के फार्म्स में एक घटना हुई थी। काउंट घबरा जाता है जब वह सुनता है कि मरिस फैमिली से कोई अचानक उसके कासल में आ पहुंचा है, जिस पर वह जल्दी जल्दी वहां पहुंचता है और जानना चाहता है कि आखिर कौन आया है। और वह नोटिस करता है कि उस पर्सन के पास फैमिली का लिनिएज सिंबल भी है। उसे समझ आ जाता है कि आने वाली सक्सेशन किसी तूफान से कम नहीं है, और एक अनस्पोकन रूल भी है कि किसी दूसरे हाउस के मैटर में इन्वॉल्व मत हो। दरवाजा खोलने से पहले वह खुद को मेंटली तैयार करता है क्योंकि उसे यह हेडेक बिल्कुल नहीं चाहिए। कैजुअल बनते हुए वह पूछता है कि मेरिस उसके लैंड में किस काम से आए हैं, जिस पर वह शॉक हो जाता है क्योंकि विजिटर पहले से खाना खा रहा होता है और वह सिर्फ एक किड निकलता है। बिना परमिशन अंदर आने के लिए सॉरी बोलते हुए लड़का कहता है कि फ्रैंटल से मिलना उसके लिए ऑनर है, जो सुनकर काउंट की फैमिली के लिए यह सीधा इंसल्ट जैसा लगता है। फिर उसे एहसास होता है कि कायल वही सन है जिससे सब नफरत करते थे। कम से कम ट्रबल मेकर वाली उसकी रेपुटेशन अब भी हाल ही में बदलनी शुरू हुई थी। अपनी बीमारी से ठीक होने के बाद कायल ने सोचा कि वह पहले कैसे बिहेव करता था और उसने सीरियसली चेंज होने का फैसला किया। वह बताता है कि अब वह मैजिक पढ़ रहा है और समय के साथ नए सर्कल्स बना रहा है। यह सुनकर काउंट को अजीब लगता है क्योंकि यंगेस्ट सन के बारे में रूमर्स थे कि वह अनबेरेबल है, लेकिन उसे सामने देखकर वह समझ जाता है कि सारी बातें फेक थीं, बल्कि रियल में बिल्कुल उल्टा है। उसके मन में आता है कि जरूर किसी ने फैमिली को बदनाम करने के लिए पैसे देकर रूमर्स फैलवाए होंगे। वह प्रभावित हो जाता है क्योंकि फेमस सोर्ड्समैन फैमिली में जन्मा पहला मेज ब्राइट फ्यूचर का साइन लगता है। आखिर में काउंट बिजनेस की बात करने को ईगर हो जाता है और ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है। जाहिर है किड इतनी दूर सिर्फ हेलो बोलने नहीं आया। सॉरी बोलते हुए काइल कहता है कि उसे पता है सक्सेशन की वजह से उसकी फैमिली सिचुएशन सेंसिटिव है, और वह एक्सप्लेन करता है कि वह फार्म से ग्रेन खरीद कर नॉर्थ के सबसे बड़े वेयरहाउस को स्टॉक करना चाहता है। वैसे मार्कीज फैमिली का पहले से काउंट के साथ डील है और शायद अब वे इसे एक्सपैंड करना चाहते हैं। वह कहता है कि ये मैजिकल रिसर्च के लिए है जिसे अभी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये वन टाइम चीज नहीं होगी। टाउन के पास अगले कई सालों के लिए काफी प्रोडक्ट है और सेल्स से बहुत पैसा मिलेगा। पेमेंट के तौर पर काइल शाइनी कॉइन्स से भरा चेस्ट दिखाता है जिसकी वैल्यू हर जगह है। इतनी छोटी उम्र के किड के पास प्लैटिनम कॉइन्स होना काफी स्ट्रेंज लगता है। फिर भी काउंट को डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती और वह रिसर्च के बारे में पूछता भी नहीं। लेकिन खत्म करने से पहले वह कंफर्म करना चाहता है कि पैसा कहां से आया है, क्योंकि सोर्स सस्पिशियस हो सकता है, शायद चोरी का भी हो सकता है। आखिरकार मार्की अभी किड है और इतनी रकम उसकी उम्र से मैच नहीं करती। लकीली उसका रिच बड़ा भाई ही ये सब फंड कर रहा है। अगर वह इतना खर्च करने को रेडी है तो दोनों के बीच काफी क्लोज रिलेशन है। एबल फैमिली का सबसे प्रॉमिसिंग सन है, काम और क्लासी है। ये डील करने से व्हाइट नाइट के साथ भी पॉइंट्स मिलेंगे। प्राइस की बात होती है। हर ग्रेन सैक 4 सिल्वर कॉइन का है, जिस पर काफी देर तक बार्गेनिंग चलती है और ब्लॉन्ड गाय चुप रहता है। लंबी बहस के बाद 5 कॉइन्स पर सैक पर अग्री हो जाते हैं। बॉडीगार्ड को किड की नेगोशिएटिंग स्किल्स पर गर्व महसूस होता है, खासकर उसकी उम्र के हिसाब से। असल में प्रोटैगनिस्ट ने यह सब रियल वर्ल्ड में ऑनलाइन बार्गेनिंग साइट्स देखकर सीखा था। इम्पेलम आने के प्लान का एक हिस्सा पैसा कमाना भी था और ग्रेन खरीदना उसी का पार्ट हो सकता है। आइडिया है कि जब सस्ता हो तब ज्यादा खरीदो और डिमांड बढ़ने पर बेचो, लेकिन उसके स्टेट में पहले से 1 साल का फूड स्टॉक है, इसलिए प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा। फ्यूचर नॉलेज की वजह से वह आने वाले महीनों के लिए तैयार रहना चाहता है। गेम स्टोरी के मुताबिक सक्सेशन के बाद मैसिव फैमिन आने वाला है जो ट्रेड खराब करेगा और ग्रेन प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तब बहुत पैसा होने पर भी लोग फूड नहीं खरीद पाएंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम यंग हो या ओल्ड। दुर्भाग्य से वह अपने फ्रेंड को यह नहीं बता सकता क्योंकि इससे फ्यूचर जानने की बात खुल जाएगी। अभी तक किड जो भी कर रहा है
सब अच्छे से वर्क कर रहा है, जिस पर ब्लॉन्ड गाय सोचता है कि इस बार भी आइडिया सही होगा। उनका रिलेशनशिप 50 तक पहुंच जाता है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। नेगेटिव से शुरू होकर यह प्रोग्रेस देखकर लड़का काफी सेटिस्फाइड फील करता है। तभी एक मेड आती है और बताती है कि डिनर से पहले काउंट बात करना चाहता है और वह भूलना नहीं चाहिए। सिटिंग रूम में पहुंचने पर उसे बताया जाता है कि मैन उसे किसी से मिलवाना चाहता है। उसके सामने फ्रंटेल की पर्पल हेयर वाली डॉटर खड़ी होती है, जो बहुत प्रिटी है और उसका नाम आइरिस नियॉन है। ये सब यंग गाय के लिए बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि उसने ऐसी मीटिंग एक्सपेक्ट नहीं की थी। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, लड़की कहती है कि पहली बार मिलकर खुशी हुई और अपना इंट्रोडक्शन देती है। गेम में वह बहुत स्ट्रांग और ब्यूटीफुल है और शुरू में काफी पॉपुलर रहती है, क्योंकि वह यूजफुल पावर हाउस बनती है। बस प्रॉब्लम उसका एरोगेंट पर्सनालिटी है। वो वीक लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वह कहती है कि डेट के लिए वह डायमंड से कम कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसमें ग्रीडी पर्सनालिटी ट्रेट है। इसी ट्रेट की वजह से बहुत प्लेयर्स उसका रिलेशनशिप बढ़ाने में बैंकरप्ट हो गए। गेम में पावर क्रीप आने पर एस रैंक्स कॉमन हो गए और जो ए रैंक में वैल्यूबल थी वह यूजलेस हो गई और लोग उसे इग्नोर करने लगे, क्योंकि उसका डिफिकल्ट पर्सनालिटी किसी को डील करने का मन नहीं करता। यह भी अजीब है कि काउंट ने अचानक अपनी डॉटर से उसे मिलवा दिया, थोड़ा स्लाई अंदाज में। वह कहता है कि दोनों सेम एज के हैं और अच्छे से गेट अलॉन्ग करेंगे। आइरिस भी प्रोटैगनिस्ट की तरह मैजिक पढ़ रही है, अभी भी अपनी डॉटर को हाइप करता हुआ। वह कहता है कि उसके पास मैजिक के लिए एक्सेप्शनल टैलेंट है, जिस पर वह समझाता है कि सिंस दोनों सीख ही रहे हैं तो वो साथ साथ स्टडी कर सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लड़की ये बिल्कुल नहीं चाहती है और ऐसे दिखती है जैसे उसे फोर्स किया जा रहा है। फिर भी वह खुद को इंट्रोड्यूस करता है, बताते हुए कि वह मार्कीज का फोर्थ सन है। अपने इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करते हुए वह एक्चुअली उससे एडवाइस लेने के लिए एक्साइटेड फील करता है। जब वह उसका स्टेटस चेक करता है तो उनके रिलेशनशिप का लेवल -40 दिखाई देता है, जिस पर ऊपर से उसके पास एक इंटरेस्टिंग टैलेंट भी होता है। वह एक माना कंपेनियन है। ओरिजिनल गेम में ये टैलेंट इंसेनली रेयर माना जाता है, सिर्फ 0.01% एस रैंक्स के पास ही था। तो शायद पर्पल हेयर्ड गर्ल के अंदर भी कोई नया पोटेंशियल निकलता है। उसकी ऑफुल पर्सनालिटी के बावजूद ये टैलेंट सब कुछ चेंज कर देता है। उसने लॉर्ड एबल और एडोल्फ के बारे में काफी सुना है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट के बारे में कुछ भी नहीं, और वह उसे नीचे दिखाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि वह सेकंड सर्कल में है, जबकि वह अभी फर्स्ट भी क्रॉस नहीं कर पाया है। यह सुनकर वह इरिटेट होता है, क्योंकि वह बचपन से ही अनप्लेजेंट रही है। लेकिन वह समझाता है कि उसे मैजिक सीखते हुए सिर्फ 3 मंथ्स हुए हैं। इतनी जल्दी सर्कल फॉर्म करना उसके रिकॉर्ड को बीट कर देता है, क्योंकि उसे इससे ज्यादा टाइम लगा था। फिर भी 13 साल की एज में स्टार्ट करना काफी लेट माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग 10 तक शुरू कर देते हैं। अगर वह उसे एक वाइनी कैट की तरह इमेजिन करे तो उसका अनोइंग एटीट्यूड टॉलरेट किया जा सकता है। वह बताता है कि उसने लेट स्टार्ट किया क्योंकि उसे पहले एक इलनेस थी और वह हाल ही में उसे ओवरकम कर पाया था, जिसे सुनकर वह तुरंत चुप हो जाती है, क्योंकि उसे पता है उस बैरियर को तोड़ना कितना मुश्किल होता है। उसका फादर बताता है कि उसे ओवरकम करने के लिए बॉडी में एक्स्ट्रॉर्डनरी माना के साथ पैदा होना पड़ता है। इसी वजह से जो लोग ये कर पाते हैं उन्हें जीनियस और प्रोडिजी कहा जाता है। सिर्फ 13 साल की एज में यंग मास्टर का ये कर लेना अनबिलीवेबल माना जाता है। उम्मीद है आइरिस उसके आसपास के गुड इन्फ्लुएंसेस से कुछ सीखती है, लेकिन वह उससे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वह उसे वीकर समझती है। उसे लगता है वह सिर्फ फर्स्ट सर्कल है। ऐसी पर्सनालिटी आगे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली है और इसे ASAP फिक्स करना पड़ेगा। और इसी तरह रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट 3 शुरू होता है। लोग जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते, और वह प्रूव करने वाला है कि वह वीक नहीं है, जो देखकर लड़की घबरा जाती है जब लड़का अजीब तरीके से उसके फेस के बहुत पास आ जाता है। काउंट वहीं खड़ा होता है, फिर भी वह उसे 1-on-1 ड्यूएल के लिए चैलेंज कर देता है। अगर वह हार गया तो वह मान लेगा कि वह उससे वीकर है, लेकिन ट्विस्टेड तरीके से अगर लड़की जीतती है तो वह चाहती है कि वह उसके फीट लिक और किस करे। यह सुनकर काउंट पूरी तरह एम्बैरेस्ड हो जाता है, सोचता है उसने ऐसा सीखा कहां से। लड़का भी शॉक हो जाता है और समझ नहीं पाता कि ऐसी चीज किस तरह की बुक में लिखी होगी। पता चलता है कि वह वियर्ड रोमांस नॉवेल पढ़ती है जो उसकी एज से काफी ऊपर की होती हैं। फिर भी लड़का पीछे नहीं हटता और कहता है कि अगर वह हार गया तो वह जो कहेगी वही करेगा। ये लाइन कॉन्टेक्स्ट के बाहर सुनकर काउंट और ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। इसके बाद टर्म्स चेंज करते हुए लड़का कहता है कि अगर वह जीता तो फ्यूचर में वह उसका न्यू टीचर बनेगा, और साथ ही वह कभी भी लोअर रैंक वाले किसी पर्सन को इंसल्ट नहीं करेगी, उसे प्रॉमिस करना होगा। यह सुनकर वह और चिढ़ जाती है, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस है कि फर्स्ट सर्कल बिगिनर उसे हरा ही नहीं सकता। एम्बैरेस्ड होकर काउंट मानता है कि उसकी डॉटर में पर्सनैलिटी इश्यूज हैं, क्योंकि उसे बचपन से स्पॉइल किया गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में उसे दुनिया में ट्रबल में पड़ना तय है। उसकी बैड रेपुटेशन की वजह से उसकी एज में उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है, इसलिए वह लड़के से उसे फॉरगिव करने को कहता है, क्योंकि उसका चाइल्डहुड भी रफ था। ये उसके लिए एक गुड लर्निंग एक्सपीरियंस होगा और वह दोनों को ड्यूअल की परमिशन दे देता है। यह सुनकर लड़का फायर्ड अप हो जाता है, उसे बस काउंट की अप्रूवल चाहिए थी। दूसरी तरफ मैंशन में लड़की अभी भी उस लड़के से नाराज है जिसने सोचा
कि वह उसे हरा सकता है, लेकिन वह कंफ्यूज्ड भी है क्योंकि उसे वह थोड़ा क्यूट लगा था और वह डिसाइड करती है कि वह उससे अपना फुट लिक करवाएगी। काउंट के पास अपनी डॉटर को एमसी से मिलाने की एक और रीजन भी है। वह सिर्फ 11 साल की है, लेकिन मैरिज प्रपोजल्स की एज पर पहुंच चुकी है। शायद वह दोनों को फ्यूचर में साथ देखना चाहता है। उस दुनिया में नोबल्स कॉमनर्स से पहले शादी करते हैं। यह समझकर एमसी को घिन जैसा फील होता है कि उसे अचानक मीटिंग में क्यों बुलाया गया था। अनॉयड होकर वह कहता है कि अगर ऐसा है तो वह फाइट में उसे और बुरी तरह क्रश करेगा। सिर्फ स्टेटस के लिए ऐसी अनबेरेबल एटीट्यूड वाली लड़की से शादी करना गलत है। यह सोचकर वह डिसाइड करता है कि वह पूरी ताकत से लड़ेगा और उसकी पर्सनालिटी फिक्स करने की कोशिश करेगा। मेड उदास हो जाती है जब वह लॉर्ड काइल के मैरिज प्रपोजल के बारे में सुनती है। अगला दिन आता है और किड्स का ड्यूएल शुरू होने का टाइम होता है। ओपोनेंट को मैजिक से हराना है, लेकिन किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। अगर सिचुएशन डेंजरस लगती है तो फाइट तुरंत रोक दी जाएगी। जज गार्डियन होगा और वह फेमस एक्सपीरियंस नाइट है, इसलिए अनफेयर डिसीजन नहीं देगा। बैटल अनाउंस होती है जिस पर लड़की तुरंत अपनी फायर वॉन्ड से फ्लेमिंग एरोज एमसी की तरफ शूट करती है। 11 साल की एज के हिसाब से उसकी कास्टिंग स्पीड काफी फास्ट है, फिर भी हीरो को एडवांटेज मिलता है और वह अपनी विंड पावर एक्टिवेट करता है, जिससे एरोज रास्ते से हट जाते हैं। एयर से फ्लेम्स को डिफ्लेक्ट करना बहुत स्मार्ट मूव साबित होता है। इरिटेटेड होकर वह कहती है कि उसके मैजिकल पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो, वह हारने वाली नहीं है। फिर वह एक और फायर स्पेल फेंकती है, इस बार और स्ट्रॉन्गर। लकी एमसी रेडी होता है और अपने चारों तरफ एनर्जी डोम क्रिएट करके खुद को प्रोटेक्ट करता है। सब कुछ कामली देखते हुए वह मानता है कि वह ब्रेव है और सच में इंप्रेसिव भी लगती है। काउंटर अटैक करने के लिए वह एक एनर्जी रियूट शुरू करता है और उससे पूछता है क्या वह इसे ब्लॉक कर सकती है। यह सुनकर काउंट शॉक हो जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि हीरो एक साथ 2 स्पेल्स कास्ट कर सकता है। ऐसा टेक्निक एक्सपीरियंस्ड मेजिस के लिए भी सुपर एडवांस्ड माना जाता है और वह तो अभी लेवल 1 ही है। आखिरी सेकंड पर वह समहाउ शील्ड स्पेल एक्टिवेट कर देती है जो उसे उस हिट से बचा लेता है जो फाइट खत्म कर देता, लेकिन उसका फायर अटैक हवा में अब्सॉर्ब हो जाता है, जिस पर वह घबराने लगती है और उसे जल्दी जल्दी और स्पेल्स कास्ट करने पड़ते हैं। तभी हीरो अचानक उसके बिल्कुल पास अपीयर होता है और अपना स्टाफ उसके फेस के सामने इंटिमिडेटिंग तरीके से पकड़ता है। ये बेसिकली फाइट का एंड बन जाता है और साफ प्रूव हो जाता है कि बेटर मेज कौन है। लड़का बहुत थ्रिल्ड फील करता है जबकि लड़की शॉक में चुप रह जाती है जो अभी हुआ है। वह पहली बार फर्स्ट सर्कल मेज से हारने पर फ्यूरियस हो जाती है और चिल्लाकर कहती है कि यह सब लक था और विन काउंट नहीं होती। वह रीमैच चाहती है और बोलती है कि वह एक मोमेंट के लिए गुड शेप में नहीं थी। फिर भी हीरो मान जाता है क्योंकि उसे पता है रिजल्ट अलग नहीं होगा। यह सुनकर पर्पल हेयर्ड गर्ल और ज्यादा एंग्री हो जाती है और कहती है कि इस बार वह जीतेगी। 5 राउंड्स गुजर जाते हैं और हर एक लॉर्ड काइल जीतता है। वह कितनी भी कोशिश करे, आउटकम हर बार सेम ही रहता है। फिर वह कहता है फाइट यहीं एंड करते हैं क्योंकि उसका माना अब तक खत्म हो चुका होगा। यह सुनकर वह सबके सामने रोने लगती है और टैंट्रम करती है क्योंकि वह किसी वीकर से हारना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। एमसी को भी रियलाइज होता है कि उसने उसे रुला दिया, शायद वह थोड़ा हाश हो गया। उस रात काउंट उसे बैंकेट के लिए न्यू क्लोथ्स देता है। वह कहता है प्रॉपर ड्रेस जरूरी है क्योंकि ये फॉर्मल इवेंट है और सब ड्रेस्ड अप होंगे। वह आदमी फ्रेंडली लगता है क्योंकि अपनी डॉटर के रोने के बावजूद वह एमसी को डिनर पर इनवाइट करता है। काइल के आयरिस को हराने के बाद वह फैमिलीज को और करीब लाने के लिए ज्यादा डिटरमिन्ड दिखता है। हालांकि लड़की अब लड़के को और ज्यादा हेट करती है, लेकिन ब्लॉन्ड गाय नोटिस नहीं करता और उसके एक्सप्रेशन को कुछ और समझता है। वह कई चीजों में एक्सपीरियंस लगता है, लेकिन रोमांस की बात आए तो उसे बिल्कुल समझ नहीं आता। आखिर में उसकी मेड फ्रेंड उसे रेडी होने हेल्प करती है और सब फिनिश कर देती है। वह सुपर हैंडसम और क्लासी दिखता है, आउटफिट उससे परफेक्टली मैच करता है। कॉम्प्लीमेंट मिलने पर वह पार्टी जाने के लिए और एक्साइटेड हो जाता है। लोग काइल के आने की वेट कर रहे होते हैं और वह उन्हें इनविटेशन के लिए थैंक्स कहता है। सब उसे मिलकर खुश होते हैं, खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं कि वह किस फैमिली से आते हैं। प्रॉब्लम यह है कि प्रिंसेस इस फैमिली गैदरिंग में आने में बहुत टाइम लगा रही है। एमसी सोचता है कि उसने उसे पहले रुला दिया था, इसलिए वह उससे मिलना नहीं चाहती। फिर वह फाइनली रूम में आती है और बहुत गॉर्जियस दिखती है। हमेशा की तरह एमसी को देखकर वह एम्बैरेस्ड हो जाती है और उसके साथ भी वही होता है। वह नहीं समझ पाता इतनी ब्यूटीफुल पर्सन के सामने कैसे बिहेव करे। यह अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि उसे लगा था उनकी फ्रेंडशिप हमेशा के लिए खराब हो गई। लड़की पहले से जानती थी कि वह गुड लुकिंग है, लेकिन ऐसे ड्रेसअप में वह और बेटर लगता है। अब सब बैठकर हाउस का डिलिशियस फूड खाने लगते हैं। एमसी आयरिस के पास बैठता है और अनश्योर रहता है कि उसे बैठना चाहिए या नहीं। जब वह अपना इंट्यूशन स्किल एक्टिवेट करता है तो नोटिस करता है उनका रिलेशनशिप लेवल थोड़ा बढ़ गया है। उसे समझ नहीं आता उसने कुछ किया भी नहीं, फिर भी फ्रेंडशिप 30 पॉइंट्स बढ़ गई। शायद उसके किसी ट्रेड की वजह से हुआ, इसलिए नेक्स्ट टाइम रेडी रहना अच्छा रहेगा। खुशी की बात यह है कि मील उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्लेजेंट रहता है। वह फैमिली के सामने काम बिहेव करती है और एरोगेंट नहीं बनती। तभी एक मोमेंट आता है जब वह अपने ओल्डर ब्रदर से पेपर पास करने को कहती है और एमसी तुरंत उसे पास रखा
सॉल्ट शेकर दे देता है। उसी समय उनके हैंड्स टच होते हैं, जिस पर वह पूरी तरह फ्लस्टर्ड हो जाती है। दोनों समझ नहीं पाते कैसे रिएक्ट करें और एक दूसरे की आंखों में देखने से बचते हैं। रिलेशनशिप इंप्रूव होने के बावजूद लड़की का बिहेवियर समहाउ और ऑकवर्ड लगता है। अगले दिन एमसी को सरप्राइज विजिटर मिलता है जो उसके रूम में आ जाता है। वहां लेडी आइरिस खड़ी होती है और कामली कॉफी सिप कर रही होती है। वह डील निभाने आई है और प्रोटैगनिस्ट की स्टूडेंट बनने वाली है। उसे बहुत क्यूरियोसिटी है कि लेवल 1 होने के बावजूद उसकी मैजिक इतनी पावरफुल क्यों है। उसका मैजिक स्टाइल किसी बुक में नहीं मिला और यूजुअल मेथड से काफी अलग लगता है, इसलिए वह डिमांड करती है कि वह इस न्यू मैजिक स्टाइल के बारे में सब बताए। लेकिन वह तभी उसे स्टूडेंट मानेगा जब वह अपना एटीट्यूड बदले। वह कहता है पोलाइट और काइंड बनो, और सबसे जरूरी गुस्सा होकर रोते हुए भागने से पहले 2 बार सोचो। यह सुनकर वह इरिटेट हो जाती है क्योंकि उसके फादर भी उससे ऐसी डिमांड्स नहीं करते। तब वह समझाता है कि उसकी मैजिक सच में यूनिक मेथड से आती है जिसे उसने खुद क्रिएट किया है। यह हाइब्रिड मैजिक मेथड दुनिया में कहीं पब्लिश नहीं हुआ, इसलिए इसे सिर्फ क्रिएटर से ही सीखा जा सकता है। और वह जानता है कि उसके जैसी स्मार्ट गर्ल समझती है क्रिएटर से ट्रेनिंग लेने का मतलब क्या है। बहुत सोचने के बाद भी वह आर्ग्यू करने का तरीका नहीं ढूंढ पाती और उसकी टर्म्स एक्सेप्ट कर लेती है। क्लेवरली एमसी पहले से सब प्रिपेयर कर चुका होता है। वह अपने हाथों से उसके सामने मैजिक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जिसमें सारी कंडीशंस लिखी होती हैं जो डिसाइपल बनने के लिए एक्सेप्ट करनी होंगी। अब उसे बस उस प्रिटी पेन से साइन करना होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया तो डिवाइन फोर्सेस हॉरिबल पनिशमेंट दिलवाएंगी, ये साफ लिखा होता है। वह खुद मानता है कि वह इतनी परेशानी में नहीं पड़ता, लेकिन काउंट ने ही हीरो को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया था जिस पर पिछले दिन की फाइट के बाद वह लेसन शुरू कराने के लिए ईगर हो गया था। और अगर आइरिस किसी की बात नहीं मानती तो मैजिक कॉन्ट्रैक्ट को रेयर फैमिली ट्रेजर की तरह यूज किया जा सकता है। यह सुनकर पर्पल हेयर्ड गर्ल बुरी तरह चिढ़ जाती है और उसे यकीन नहीं होता कि उसके डैड ने सच में ऐसा कहा। गुस्से में वह स्टॉर्म करके बाहर जाने लगती है और बोलती है कि वह जाकर उनसे ट्रूथ पूछेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर वह कमरे से बाहर गई तो उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसे मैजिक सिखाई नहीं जाएगी और दोनों फिर कभी नहीं मिलेंगे। अब उसके पास टाइम नहीं है। उसे डिसाइड करना है कि टर्म्स एक्सेप्ट करके ट्रेनिंग ले या कमरे से निकलकर एमसी को हमेशा के लिए छोड़ दे। चैप्टर 25 शुरू होता है और उसे जल्दी डिसाइड करना पड़ता है कि डॉक्यूमेंट साइन करेगी या नहीं। लड़का पेशेंस खो रहा होता है और वह ज्यादा देर तक उसका क्राइंग एक्ट टॉलरेट नहीं करेगा। उसका पोटेंशियल हाई है, फिर भी वह उसकी पर्सनैलिटी की वजह से गिव अप करने की सोचता है क्योंकि उसे रिलायबल एलाइज चाहिए, कोई ऐसा नहीं जिसे बार बार मनाना पड़े। काफी देर हेजिटेट करने के बाद वह मान जाती है और कहती है कि वह पेपर्स साइन करेगी। वह कॉन्ट्रैक्ट को टेबल पर पटकती है, अब भी स्पॉइल्ड गर्ल की तरह अनॉयड रहती है। लेकिन एमसी उसे वार्न करता है कि ब्लाइंडली साइन करने से पहले कंडीशंस पढ़ ले। वह समझाता है कि इस अरेंजमेंट में आइरिस स्टूडेंट होगी और वह टीचर होगा। पेपर पर 7 रूल्स लिखे होते हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी है। वह पनिशमेंट से इतनी नर्वस थी कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि डिमांड्स काफी माइल्ड हैं, लेकिन 7th रूल बहुत स्ट्रिक्ट है और उसे कभी कभी एक्चुअली फाइट भी करनी होगी। जिस पर हीरो उससे पूछता है कि वह सच में मैजिक क्यों सीखना चाहती है। अपने नेचर के मुताबिक वह कहती है कि वह सबसे बेटर बनना चाहती है। उसे प्रेज पसंद है और वह वीक लोगों को हराकर रूल्स मनवाना एक्साइटिंग मानती है। लोग उसे एडमायर करें, इसी वजह से उसने मैजिक पढ़ना शुरू किया। लेकिन हाल में उसे खुद से स्टडी करना भी अच्छा लगने लगा है और अपनी स्किल्स ग्रो होते देखना उसे फन लगता है। इसी कारण उसे पता भी नहीं चलता कि वह पूरी रात बुक्स पढ़ते हुए बिता देती है। उसकी कंपेटिटिवनेस और इम्प्रूव करने की चाह देखना मोटिवेटिंग होता है। वह कंफर्म करता है कि पावरफुल मेज बनने में सबसे जरूरी फैक्टर माना नहीं होता। असली चीज एक्सप्लोरेशन की थर्स्ट और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी होती है जो मैजिक को ड्राइव करती है। यही क्वालिटी माना कंपेनियन स्किल वाले में होती है। वह मानती है कि जब से उसने स्टडी शुरू किया तब से वह स्ट्रॉन्गर बनना चाहती थी और आखिरकार वह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। तिथि है और उसकी स्टूडेंट बनने के लिए अग्री करती है। पेपर हाथ में लेते हुए एमसी कहता है कि डील ऑफिशियल हो गई है। वह स्माइल करता है और लड़की के साथ काम शुरू करने को एक्साइटेड फील करता है और उम्मीद करता है कि आइरिस जल्द रिलायबल कंपेनियन बनेगी। यह सुनकर वह घबरा जाती है क्योंकि वह उसके वर्ड्स को रोमांटिक मीनिंग में लेती है। बात खत्म होते ही वह एम्बैरेस्ड होकर कमरे से भाग जाती है। लड़के को अपनी वर्डिंग पर ध्यान रखना चाहिए, खासकर जब वह हैंडसम भी है। यह सब मेड पीछे खड़ी साइलेंटली देख रही होती है। उसी रात एमसी पानी पीते हुए चोक हो जाता है जब उससे मैरिज के बारे में पूछा जाता है कि क्या वह सच में आइरिस से शादी करेगा। पूछने वाली एरियल होती है जो दिखाती नहीं लेकिन थोड़ी जेलस लगती है। वह समझाता है कि वह अभी 13 साल का है और शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। इरिटेटेड होकर कहता है कि उस टाउन में सब जल्दी शादी करने की हरी में है, दुनिया खत्म होने वाली है और लव वो वेडिंग के लिए टाइम नहीं है। यह सुनकर मेड समझ जाती है कि उसका मास्टर अभी इन सब के बारे में नहीं सोच रहा, कम से कम 18 होने तक तो नहीं।
अचानक लड़की कहती है कि उसकी मॉम बहुत ब्यूटीफुल थी और जब वह बड़ी होकर रियल यंग लेडी बनेगी तो वह भी उतनी प्रीटी होगी। वह कमरे से निकल जाती है और लड़का अकेला रह जाता है, एम्बैरेस्ड और कंफ्यूज्ड कि अभी क्या हुआ। वह सोचता है उस जगह के किड्स काफी मैच्योर हैं और पहले से मैरिज की बातें सोचते हैं। जब वह बड़ी होगी तो और भी प्रीटियर लगेगी क्योंकि अभी भी वह गॉर्जियस है। फिर वह यूरियल की मदर के बारे में सोचने लगता है जो ओरिजिनली नोबल फैमिली से थी लेकिन स्लेव बनाकर बेच दी गई थी। उसके फादर और ब्रदर्स मर चुके हैं जबकि उसकी मदर और सिस्टर मिसिंग है। लड़की वरीड रहती है लेकिन गिल्ट की वजह से शायद अपने फ्रेंड से पूछ नहीं पाती। फिर लड़का डिसाइड करता है कि कभी वह इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। कुछ दिन गुजरते हैं और फाइनली घर लौटने का टाइम आता है। आयरिस की फैमिली गेट पर एलिगेंट तरीके से गुड बाय कहती है। अजीब तरह से लड़की चाहती है कि टीचर कुछ और दिन रुक जाता। लकली अगले महीने वह प्रॉमिस्ड मैजिक सिखाने वापस आएगा। स्पॉइल्ड अंदाज में वह कहती है कि अगली बार वह दरवाजा भी नहीं खोलेगी, लेकिन यह कहते ही वह अचानक जमीन पर गिर जाती है और उसके पेट में इंटेंस पेन शुरू हो जाता है। ये मास्टर के रूल्स में से एक था, गुस्सा करने से पहले सोचो। उसका फादर उसे काम रहने को कहता है जब तक पेन कम न हो जाए, लेकिन कुछ काम नहीं करता और वह घंटों तक दर्द सहती है क्योंकि उसने स्पॉइल्ड बिहेवियर दिखाया। दूर खड़ा लड़का यह सुनता है और उसे यह सिचुएशन थोड़ी फनी लगती है क्योंकि इनडायरेक्टली उसे फायदा होता है। जैसे ही वह सिटी से वापस आता है उसे पता चलता है उसका ओल्डर ब्रदर उससे मिलने आया है, लेकिन कोई भी आने वाले ग्रेट फैमिन के ग्रेन स्टॉक पाइल्स के बारे में बात नहीं करता। समझदारी से वह अपने ब्रदर के इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करता है। उसका भाई अपने पैसे से भी काफी सामान खरीद चुका होता है, लगभग 1000 गुना ज्यादा गुड्स जितना लड़के ने खरीदा था। अगर वह सारा पैसा खो भी दे तो वह किसी को ब्लेम नहीं करेगा। नर्वस होते हुए भी हीरो जानता है कि वह एक भी पैसा लूज नहीं करेगा बल्कि एक ह्यूज फॉर्चून कमाने वाला है। ट्रेनिंग ग्राउंड में मार्की अपनी सोर्ड स्किल्स प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसका बेटा टॉवल्स लेकर आता है ताकि वह खुद को ड्राई कर सके, जिस पर मार्की क्यूरियस होकर पूछता है कि ट्रिप कैसा रहा और पता चलता है कि काफी कंफर्टेबल था। ओल्ड मैन को काउंट से खबर मिल चुकी होती है कि उसका बेटा मैजिक सिखाने वाला है। एक तरह से यह एक्सपीरियंस बच्चे के लिए अच्छा होगा और उसे टीचर की तरह अपना बेस्ट देना चाहिए। फिर भी क्यूरियोसिटी में वह पूछता है कि काउंट ने कुछ और कहा या नहीं। मैरिज की बात आई थी लेकिन लकीली उनके फैमिली में इतनी जल्दी पुश करने की ट्रेडिशन नहीं है। फैमिली के ओल्डर लोग भी अभी मैरिड नहीं है, इसलिए यंगेस्ट को वरी करने की जरूरत नहीं क्योंकि वह लंबे समय तक सिक रहा। उसे अब लॉस्ट टाइम जल्दी रिकवर करना होगा और फादर कहता है कि मैरिज इश्यू वह खुद हैंडल करेगा। यह सुनकर लड़का बहुत रिलीव्ड हो जाता है क्योंकि अब उसे ऐसे अनोइंग मैटर्स से रोका नहीं जाएगा। अपनी सोट रखकर मार्की कहता है कि उसने कभी प्लान नहीं किया था कि अपने बेटे को पॉलिटिकल मैरिज में फोर्स करेगा, खासकर जब उसने खुद बच्चे की मदर से ऑफिशियली शादी भी नहीं की थी। दुख के साथ वह मानता है कि वह खुद ऐसा नहीं चाहती थी। जब वह प्रेग्नेंट थी उसने कहा था कि वह ऐसे ही खुश है और कोई फॉर्मल चीज नहीं चाहती। उसे स्टेटस की टेंशन नहीं चाहिए थी और वह बस उसकी वुमन बनकर ठीक थी। उसके फ्रेंड्स भी उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते थे, फिर भी उसे गिल्ट फील होता था और उसे सिचुएशन थोड़ा गलत लगता था। उसने कहा उसे फॉर्मल टाइटल की जरूरत नहीं, बस हस्बैंड और बच्चों का ख्याल रखना काफी है और आदमी का काम है उन्हें प्रोटेक्ट करना क्योंकि वह उनसे प्यार करता है। वह प्रॉमिस करता है कि वह ऐसा ही करेगा और अपना सारा प्यार देगा। अभी तक उसने अपने बेटे के लिए ज्यादा नहीं किया लेकिन अब वह जितना हो सके सपोर्ट करेगा। वह यह भी प्रॉमिस करता है कि आगे से वह हर चीज में उसका साथ देगा। यह सुनकर यंग मैन शॉक हो जाता है क्योंकि वह ग्रम्पी ओल्ड आदमी अचानक सॉफ्ट सेंटिमेंटल डैड की तरह बिहेव कर रहा है। ऊपर से अगर एमसी किसी पावरफुल फैमिली की डॉटर से शादी करता है तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ओल्ड मैन फैमिली को सबसे ऊपर रखता है और ऐसे प्रॉब्लम्स अवॉइड करना चाहता है। अभी के लिए जरूरी है कि इनोसेंट किड एक्ट थोड़ा और चलता रहे। बात खत्म करते हुए वह कहता है कि उसे लाइब्रेरी में स्टडी करने जाना है। पूरा सीन ऑकवर्ड लगता है और लड़का उसे डैड तक नहीं बुलाता। पेंडेंट को देखते हुए वह सोचता है क्या वह वुमन अब भी रिजेंटमेंट रखती है। हॉलवे में चलते हुए एमसी अभी हुई बातों के बारे में सोचता है। उसे याद आता है कि उसे डंजन से मिले लूट का जिक्र करना चाहिए था। उसने अपने गार्डियन से कहा था कि जब तक वह एक्सप्लेन न करे मार्की को कुछ रिपोर्ट न करें। उसने पहले इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अब वह फ्यूचर से बिना डरे लाइब्रेरी जाने लगता है। तभी कॉरिडोर में चलते हुए वह अचानक एक नोबल से टकरा जाता है। सामने फैमिली का थर्ड सन ड्यूक खड़ा होता है। अजीब बात यह है कि पिछली बार से वह ज्यादा ग्रोन लगता है। वह प्रोटैगनिस्ट से 2 साल छोटा है लेकिन उसकी बॉडी एक नाइट जैसी है। र्यूमर्स हैं कि वह हाल ही में लो रैंक वॉरियर बना है। ड्यूक सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसने आखिरी बार सुना था कि उसका भाई कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकता। लकीली वह रिस्ट्रिक्शन हट गई और उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस रिकॉग्नाइज हो गई, लेकिन ड्यूक अब भी ट्रस्ट नहीं करता और इसे कोई स्कीम समझता है जिससे राइवलरी शुरू हो जाती है। थर्ड ब्रदर सच में एमसी से नफरत करता है क्योंकि उसकी मदर काइल को जन्म देते समय स्ट्रेस से मर गई थी। जब वह कमरे में आया उसने सिर्फ वुमन का कमजोर बॉडी देखा जो पूरी तरह ड्रेन्ड थी। काइल बस इतना कह पाया कि ओल्ड लेडी उससे पहले मर गई। यह सुनकर ड्यूक भड़क गया। वह उसे
दीवार पर दे मारता है और लगातार गालियां देता है। उनकी मॉम काइल की वजह से हमेशा वरीड रहती थी क्योंकि वह ट्रबल करता रहता था। वह फाइट्स करता और घर से पैसे चुराकर फन करने जाता था जैसे कोई ब्रैट। ड्यूक कहता है कि उनकी मदर की मौत के लिए एमसी जिम्मेदार है। दोनों बहस करने लगते हैं। काइल खुद को डिफेंड करता है और कहता है कि वह टर्मिनली इल जैसा है और हर बात का ब्लेम उसी पर आता है। रोते हुए वह पूछता है कि उसे ऐसी वीक बॉडी के साथ दुनिया में लाया ही किसने। यह सुनकर ड्यूक और गुस्से में पंच मारता है। काइल जमीन पर गिर जाता है और उठ नहीं पाता। झुककर ड्यूक कहता है कि उसने मदर के जिंदा रहते गुस्सा रोका था, लेकिन अब नहीं। वह कहता है कि उसे काइल जैसा भाई इस लाइफ में तो क्या किसी और लाइफ में भी नहीं चाहिए। यह सारी मेमोरीज धीरे धीरे प्रोटैगनिस्ट को याद आने लगती हैं। दुर्भाग्य से उसे समझ आता है कि यह कॉन्फ्लिक्ट आसानी से फिक्स नहीं होगा। ड्यूक इंसिस्ट करता है कि वह उसके रॉटन नेचर को सबसे अच्छे से जानता है और उसे मेन हाउस में फिर कभी ना आने का ऑर्डर देता है, रूल्स इग्नोर करते हुए। काइल फिर कहता है कि फैमिली हेड ने बैन हटाया है और उसे पूरे एस्टेट में एक्सेस दिया है। फिर वह स्नॉबी अंदाज में पूछता है कि क्या ड्यूक खुद को फैमिली हेड मार्की से भी ऊपर समझता है। पूरी तरह गुस्से में वॉरियर अपनी मुट्ठियां भींच लेता है और ब्रूटल पंच मारने ही वाला होता है। तभी सही समय पर अडुलो आकर फाइट रोक देता है। वह ड्यूक को डांटते हुए कहता है, तुम अपने ही फैमिली पर हाथ नहीं उठाते। लेकिन ड्यूक इतना एंग्री होता है कि वह काइल से माफी भी नहीं मांग पाता। वह मांग सकता था, पर वह पहले वहां से निकल जाना बेहतर समझता है। उसे जाते हुए देखते हुए एडुलो पूछता है, ये सारी स्टूपिडिटी आई कहां से? ड्यूक सबके साथ ऐसा नहीं है। यह सब काइल के ट्रैजिक पास्ट की वजह से है। थोड़ा सस्पिशियस बिहेव करते हुए एडुलो लड़के के पास आता है और कहता है कि वह उस पर ट्रस्ट करता है। ऊपर से एडुलो ड्यूक को सोर्समैनशिप भी सिखा रहा है और वह डिसअपॉइंटेड है कि ड्यूक सिर्फ एवरेज है, जबकि काइल एक पावरफुल मेज है और उसमें ड्यूक से कहीं ज्यादा पोटेंशियल है, जैसे वह चेस खेल रहा हो। एडुलो कहता है कि अगर वह बीच में आया तो वह उसे बेंच भी कर सकता है। बात खत्म करते हुए काइल कहता है कि उसे स्टडी करने लाइब्रेरी जाना है और उसे शक है कि उसका भाई नॉर्मल वॉरियर नहीं बल्कि हिडन टैलेंट वाला इंसान है। एडुलो फैमिली की परवाह करने वाला नहीं है और वह सिर्फ उसे परेशान करने के लिए इतना एफर्ट नहीं करेगा। गेम में ड्यूक रिबेलियन में कभी सर्वाइव नहीं करता, चाहे कोई भी रोड चुना जाए। शायद उसके बारे में कोई सीक्रेट है जो किसी को नहीं पता। फिर स्टोरी एक शांत फॉरेस्ट के बीच बसे छोटे टाउन में शिफ्ट होती है। वहां गार्डियन हाथ में पैकेज लेकर घूम रहा होता है। वह कहता है कि काइल ने ट्रिप में अच्छा बिहेव किया और सबकी बात मानी, लेकिन मार्की जानना चाहता है कि रास्ते में कुछ और हुआ या नहीं। ये गार्डियन को मुश्किल में डाल देता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि बताइए या सीक्रेट रखे। फिर भी वह लड़के के लॉयल रहते हुए कहता है कि बस कुछ छोटे मॉन्स्टर्स आए थे। गार्डियन बेटे के साथ ट्रैवल कर रहा था, इसलिए ओल्ड मैन हमेशा रिलैक्स रह सकता है। एक पल के लिए वह काइल की विश को फर्स्ट प्रायोरिटी देकर सीक्रेट छुपा लेता है। असल में वह उस टाउन अपने फादर से मिलने गया था। दोनों फिशिंग करते हुए काफी देर तक बातें करते हैं और सब डिस्कस करते हैं। एमसी के मैच्योर होने की रूमर्स विलेज तक पहुंच चुकी हैं। यह वॉरियर को खुश कर देता है और वह अपने प्रोटेजे की जिम्मेदारी की तारीफ करता है। पहले उसने गार्ड का ड्यूटी करके नाइट्स में लौटकर करियर कंटिन्यू करने का सोचा था, लेकिन हाल में कुछ बदल गया है और वह चुप रहने लगा है। शायद लड़के के प्लान्स बदले हैं, पर वह श्योर नहीं है। कैंप में एमसी कहता है कि वॉरियर की ओल्ड सोर्ड कमजोर है और रिप्लेस करनी चाहिए। अगर वह फुल स्ट्रेंथ से स्ट्राइक करे तो ब्लेड फ्रैजाइल होने के कारण टूट जाएगी। वह यह जानता है क्योंकि उसने थोड़ा स्टडी किया है और मेज को बेसिक्स पता होने चाहिए। भले ही उसने ये सब पहले खेलते हुए सीखा था, पर वह पहचान सकता है कब किसी को नई सोच चाहिए। गार्डियन होने के कारण उसे मेरिट पर नई ब्लेड लेने का मौका नहीं मिला। मुस्कुराते हुए एमसी कहता है कि लियोन हार्ट उसका नाइट है और वह ऐसी चीज डिजर्व करता है। यह सुनकर ब्लॉन्ड आदमी इमोशनल फील करता है क्योंकि उसने मार्की से ऐसे वर्ड्स कभी नहीं सुने। वह ओल्ड मैन का लॉयल है जिसने उस पर ट्रस्ट किया, फिर भी वह नोबल में खुद को फिट नहीं कर पाता। उसका फादर जानता है कि वह हमेशा सोचकर काम करने वाला है और उसे यकीन है उसका बेटा खुद रास्ता ढूंढ लेगा। नाइट बनने से पहले वे नोबल्स थे, लेकिन ट्यूटर देने के पैसे नहीं थे। लकीली 15 की एज में वह स्किल से एकेडमी में घुस गया। अंदर से वह जानता है क्या करना है, बस अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया। उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मार्की पेमेंट मांगने वाला इंसान नहीं है। यह असेसमेंट सही है। वह लड़के का पर्सनल नाइट है और उसकी बहुत केयर करता है। तभी फिश हुक में फंसती है और खींचने लगती है। पैलेस में नाइट के समय एडोल्फ किसी बात से परेशान होता है। वह पूछता है क्या काइल ने नाइस ब्रदर रिक्रूटमेंट ऑफर एक्सेप्ट किया। गार्डियन झूठ बोल देता है कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया और कहता है उसे भी सरप्राइज हुआ कि एबल ने ऐसा ऑफर दिया। वह यह भी कहता है कि उससे ऐसी बात करना स्केरी था क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। क्राइम बॉस के लिए ब्रदर बस फ्री लोडर है जो केयरिंग बनने का एक्ट करता है। जब काइल सिक था तब एबल ने उसकी एग्जिस्टेंस तक की परवाह नहीं की। एडोल्फ सोचता है और इरिटेट होता है कि उसका रिक्रूट लगभग छिन गया था। जेरोम के जाने के बाद वह आर्मी से ज्यादा स्ट्रेंथ खो नहीं सकता। फर्स्ट सर्कल का बच्चा ही सही, कुछ न होने से बेहतर है। लड़का जानता है कि उसके सिक रहने पर दोनों में से कोई भी उसके पास नहीं आया।
अब एबल का पास आना साफ दिखाता है कि वह उसकी वैल्यू समझता है। इविल फोर्सेस को हराने और सरवाइव करने के लिए उसे उस सोर्ड्समैन फैमिली की पावर चाहिए। एडोल्फ सोचता है कि नेबरिंग टाउन के फार्म से इतना ग्रेन क्यों खरीदा जा रहा है। लोग बताते हैं लड़के ने मैजिक रिसर्च के लिए खरीदा, लेकिन उसे समझ नहीं आता नाइट ने भी क्यों खरीदा। वह दिखाता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता और कहता है अच्छा है काइल मैजिक स्टडी पर फोकस कर रहा है। विलन के लिए यह अच्छा है कि बच्चा स्ट्रांग बने ताकि फ्यूचर में यूजफुल हो सके। बुक हाथ में लेते हुए वह कहता है कि उसे अब जाना होगा। यह सब डोर के पास खड़ी मेड क्रैक से देख रही होती है। अचानक डेजी आ जाती है और कहती है वह अपनी मर्जी से स्पाई नहीं बनी। वह बताती है उसकी फैमिली हॉस्टेज है और क्राइम बॉस बहुत हॉरिबल आदमी है। ज्यादा कुछ बोले बिना ओजियल उससे कहता है कि वह अब कभी काइल के सामने दिखाई ना दे। सच कहें तो मेड खुद को लकी समझती है कि उसका कोई फैमिली जिंदा नहीं बचा जिसे कोई उसके खिलाफ यूज कर सके। यह लाइन लड़की को अंदर तक हिला देती है और वह बस चुप रह जाती है। अब उसके पास उसका पेट और उसका लॉर्ड है, इसलिए उसे लगता है कि वह अब अकेली नहीं है बल्कि फ्रेंड से घिरी हुई है। उसे लगता है अपने मास्टर से मिसिंग फैमिली को ढूंढने के लिए कहना बहुत मुश्किल होगा, और वह जानती है मार्केट में बेची गई औरतों के साथ क्या होता है। अगर काइल ने उसे नहीं बचाया होता तो वही उसकी हालत होती। उसका मेन गोल स्ट्रांग बनना है ताकि वह उन लोगों की इज्जत रख सके जिन्होंने उसे बचाया। छोटा लड़का अपना फायर स्किल ट्रेन कर रहा होता है और मेड दूर से देख रही होती है। वह स्ट्रॉ टारगेट पर फ्लेम ब्लास्ट्स मारता है। हिट इतना स्ट्रांग होता है कि टारगेट उड़ जाता है और अरीना में डेब्री फैल जाता है। उसका अटैक अब मैजिक के सेकंड सर्कल में है और उसकी प्रोफिशिएंसी 100% है। वह खुश होकर उसके पास आती है क्योंकि उसका फ्रेंड मैजिक ट्रेनिंग में पूरी मेहनत लगा रहा है, लेकिन उसे पेनिस नाम की सिटी में जाकर नया टैलेंट रिक्रूट भी करना है। ब्लॉन्ड गाय इरिटेट हो जाता है और उस सिटी में बिल्कुल नहीं रह जाना चाहता। वह जगह ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग और उससे भी हैवी चीजों के लिए फेमस है। प्रियस एंटरटेनमेंट और प्लेजर का सिटी है जो लिमिट से बाहर है। पिछली बार जब एमसी वहां गया था उसने कासिनो में गैम्बलिंग की, अपने सारे कपड़े हार गया और पीपल मार्केट में बिकने से पहले भाग गया। इस बार वह फन या गैम्बलिंग के लिए नहीं बल्कि दूसरे रीजन से जाना चाहता है, लेकिन गोल और भी खतरनाक है क्योंकि अरीना नो गो जोन माना जाता है। अनॉयड होकर वह काइल को मैंशन में रहने और सिटी में स्नीक न करने का ऑर्डर देता है। चालाकी से मेड सोचती है कि वह आदमी के सूप में मेडिसिन मिलाकर उसे सुला देगी। यह एमसी के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है क्योंकि वह और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। उसके पास सिर्फ एक चांस है उस पर्सन की मूवमेंट सही से ट्रैक करने का। सायरन प्लेएबल प्रोटैगनिस्ट है और मेन कैरेक्टर होने के कारण उसके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। उसकी स्ट्रेंथ प्रूवन है और अगर एमसी उसे रिक्रूट कर लेता है तो ईविल के खिलाफ बड़ी मदद मिलेगी। प्रॉब्लम यह है कि वह लड़का कैसीनो सिटी के अंडरग्राउंड अरीना में है। एक तरफ अरीना के अनडिफीटेड चैंपियंस खड़े हैं और दूसरी तरफ डीमन सोर्ड के साथ उसका एंट्रेंस होता है। कोई बिलीव नहीं करता कि वह पतला सा बच्चा वही फेमस फाइटर है जिसके बारे में सब बात करते हैं। वह वीक दिखता है लेकिन सिर्फ सोर्ड से किसी को भी हरा देता है। कहते हैं वेपन छूते ही उसकी पर्सनैलिटी बदल जाती है। वह सीधा लोगों पर चार्ज करता है और लोग साइको की तरह भागने लगते हैं। वह कहता है कोई जिंदा नहीं बचेगा और तुरंत एक को खत्म कर देता है। पूरा अरीना खून से भर जाता है और वह पूछता है अगला कौन है। टारगेट चुनकर वह सामने जो दिखता है उसे काटना शुरू कर देता है। जैसे एक्सपेक्टेड था, डीमन सोर्ड फिर एक इनसेन जीत हासिल करता है। उसके दिमाग में बस दूसरों को मारना और ज्यादा खून बहाना चलता है। अचानक वह सोर्ड गिरा देता है और मेंटली ड्रेन्ड होकर जमीन पर गिर जाता है। वह दिन भर केज में बंद रहता है और सब उसे देखते रहते हैं। वह बेहोश होने और मरने के करीब लगता है। लोग उसे खुद रिकवर होने के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि उसका बॉडी अभी पूरी तरह डेवलप्ड नहीं है। सबके लिए शॉकिंग है कि इतनी छोटी एज का बच्चा सोर्ड इतना अच्छा चलाता है। उसकी स्टोरी अननोन है और कोई लिविंग रिलेटिव नहीं पता। वह प्रोटैगनिस्ट की सेम एज का है और अरीना में डीमन सोर्ड के नाम से जाना जाता है। अगर वह टीम ज्वाइन करे तो बहुत बड़ा टैलेंट बन सकता है। इधर फैमिली शानदार फीस्ट कर रही होती है जिसमें हर तरह का मीट है। फ्रेंड्स मजाक करते रहते हैं और ब्लॉन्ड गाय पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसी रात वे गार्डियन के जागने से पहले अपने रूम से स्नीक आउट करते हैं। प्लान परफेक्ट लगता है और उन्हें बस हॉलवे से भागकर गायब होना है, लेकिन गार्ड पहले से जाग रहा होता है और पूछता है वह भाग क्यों रहे हैं। वह इतना शार्प है कि समझ जाता है उन्होंने उसके फूड में स्लीपिंग मेडिसिन डाली थी। इतनी स्ट्रांग पिल के बाद भी उसका जागना समझ नहीं आता। ब्लॉन्ड गाय पूछता है मैंशन से भागकर वे करेंगे क्या। मेड होने के नाते जीएल को लॉर्ड को रोकना चाहिए था, लेकिन एमसी उसका सपोर्ट करता है और कहता है उसने ही उसे कन्विंस किया, इसलिए उसे ब्लेम न करें। हाल में गैम्बलिंग सिटी की सिक्योरिटी और खराब हो गई है। अब वह वायलेंट जगह है और यंग गर्ल्स के लिए अनसेफ है। भले ही उनका प्रोटेक्टर इतना स्ट्रांग है कि अकेले सिटी डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन हीरो यही चाहता है ताकि बड़ा सीन हो सके। वह ऑनेस्टली कहता है वह अकेला नहीं कर सकता और अपने हाथों से अरीना गिराना चाहता है। उसका प्लान है वहां के सारे ग्लैडिएटर्स को फ्री करना और उसे हेल्प चाहिए। ये अचानक लगता है, लेकिन वह काफी समय से सोच रहा था और बच्चों को सफर करते नहीं देख सकता। यह सुनकर ब्लॉन्ड गाय एग्री करता है और उसे गुड कॉज मानता है। कुछ दिन बाद वे कसिनो के अंदर मिलते हैं। ब्लैक जैक टेबल पर एमसी रॉयल स्ट्रेट
फ्लश मार देता है। एक के बाद एक हैंड जीतते हुए लॉर्ड लगातार टेबल पर जीतता जाता है। कसिनो में जाने से पहले ब्लॉन्ड गाय ने एरियल को साथ आने नहीं दिया था। अनफॉर्चुनेटली वे सीधे अरीना नहीं जा सकते, उन्हें एनिमी को बाहर ल्यूर करना होगा। तब विकाउंट का बेटा आता है जिसका नाम चिरदा है। बहुत सारा पैसा लेकर वह मैक्स बेट के साथ एक अलग तरह का गेम खेलना चाहता है। हिंट समझते हुए एमसी पूछता है, क्या यहाँ कोई ऐसा गेम है जो थोड़ा ज्यादा फन हो? फन मतलब खून और चीखें। और ठीक उनके खड़े होने की जगह से कुछ मीटर नीचे वही सब चल रहा होता है। एमसी का प्लान है पहले कुछ राउंड्स जीतकर अपने फ्रेंड को गुड मूड में लाना और आखिर में सब कुछ हार जाना। शराता थोड़ा अनईजी हो जाता है क्योंकि उसने रूमर सुने थे कि बच्चा बदल गया है, लेकिन नहीं, वह अभी भी वैसा ही है। काइल के आने की खबर फैल जाती है और विकाउंट को तुरंत पता चल जाता है। वह सोचता है शायद कुछ नहीं, वह बस गैम्बलिंग और पैसे उड़ाने आया है। तो चुराता अपने डैड को रीअश्योर करता है और कहता है कि वह खुद उसे हैंडल कर सकता है और सकर को कंट्रोल कर लेगा। उसका थ्योरी है कि एमसी नाइस बनने से थक गया और घर से भागकर गैम्बल करने आ गया। उसका प्लान है यंग गाय से आखिरी कॉइन तक निकलवाना, और वैसे भी उस जगह में हर कोई एंटर नहीं कर सकता। वह दिखाता है जैसे वह उस पर फेवर कर रहा हो। और हाँ, इससे लॉर्ड खुश होगा क्योंकि यहाँ उसकी पसंद की हर चीज है। प्लान सही चल रहा होता है और बच्चा एक्साइटेड दिखता है, लेकिन वह इसलिए एक्साइटेड नहीं है कि वह जीत रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह पूरी जगह को बर्बाद करने वाला है।